महंगी पिकअप ट्रक की छत पर बारिश की बौछारें पागलों की तरह पड़ रही थीं, जैसे उस गरीब गांव की खामोशी को चीर देना चाहती हों। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और गुस्से में चमड़े से मढ़े स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां थपथपाई। कच्ची मिट्टी की सड़क अब कीचड़ की नदी बन चुकी थी, जिसने उसे मूसलाधार बारिश के बीच फंसा दिया था। वो तो बस अपने माता पिता की कब्र पर एक छोटी सी यात्रा के लिए आया था, लेकिन उसे इस सुनसान जगह पर फंसने की उम्मीद नहीं थी। बारिश की सफेद चादर के पार एक दृश्य अचानक उसकी आंखों के सामने आया, जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। दो छोटे दुबले पतले शरीर पुराने और ढीले ढाले कपड़ों में कबाड़ से भरी एक ठेला गाड़ी से जूझ रहे थे। एक बच्चा पीछे से धक्का दे रहा था, दूसरा आगे से खींचने की कोशिश कर रहा था। दोनों कीचड़ में सने हुए थे। हवा का एक तेज झोंका आया और गाड़ी लड़खड़ा गई। पीछे वाला बच्चा फिसल गया और कीचड़ के ठंडे पानी में धड़ाम से गिर पड़ा। आर्यन, तू ठीक तो है? बड़े भाई, जो आरव लग रहा था, ने घबराकर हाथ छोड़ा और जल्दी से अपने भाई को उठाने दौड़ा। आर्यन नाम का छोटा बच्चा कीचड़ से सना चेहरा लिए बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी रोने की आवाज बारिश के शोर में दबकर दिल को चीर रही थी। चुप हो जा, चुप हो जा, अब रोना बंद कर। बड़े भाई ने उसे दिलासा देते हुए अपनी पतली फटी हुई प्लास्टिक की बरसाती उतारी और अनाड़ीपन से अपने भाई को उड़ा दी। मत रो, माँ देखेगी तो चिंता करेगी। बारिश बस रुकने ही वाली है। हम जल्दी घर चलते हैं। उस मासूम लेकिन जिम्मेदार बात ने रोहन के सीने पर एक अदृश्य हथौड़े की तरह चोट की। उसने अपनी कार का शीशा नीचे किया और जितना हो सके दोस्ताना आवाज में कहा, अरे बच्चों, कार में आ जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी दूर छोड़ देता हूं, बारिश बहुत तेज है। दोनों बच्चे चौंक कर मुड़े। उनकी आंखें बड़ी, हैरान और सतर्कता से भरी थीं। बड़े भाई ने तुरंत अपने छोटे भाई का हाथ खींचा और पीछे हटते हुए सिर हिलाया। जी नहीं। धन्यवाद। माँ ने कहा है कि अजनबियों की गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। उनकी सावधानी ने रोहन को दुखी भी किया और थोड़ी हंसी भी आई। उसने कार का दरवाजा खोलने का फैसला किया, एक बड़ा छाता लेकर बाहर निकला। बारिश की बूंदें उसके महंगे सूट पर पड़ रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मैं भी इसी गांव का हूं। तुम लोगों का घर कहाँ है? आर्यन नाम का छोटा बच्चा अभी भी सिसक रहा था और अपने भाई के पीछे कसकर छिपा हुआ था। बड़ा भाई, हालांकि उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, फिर भी अपने भाई को बचाने के लिए सीधा खड़ा रहा। जी, हमारा घर बस्ती के आखिर में है। बस्ती? ये नाम कितना अजीब और गरीबी भरा लग रहा था। उसे गांव छोड़े हुए लगभग 7 साल हो गए थे। सब कुछ बहुत बदल गया था। अच्छा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, जो तुम दोनों को इस बारिश में काम करने के लिए छोड़ दिया? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। बड़े भाई ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें रोहन को घूर रही थीं, जो अजीब तरह से साफ और दृढ़ थीं। हमारे पिता नहीं हैं। सिर्फ माँ है। रोहन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसका गला रुंध गया। हमारी माँ बीमार है और काम पर नहीं जा सकती। हम माँ के लिए दवा खरीदने के पैसे कमाने के लिए कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं। रोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसने ठंड से कांपते उन दो छोटे शरीरों को देखा, कबाड़ से भरी ठेला गाड़ी को देखा और फिर अपने शानदार कपड़ों में खुद को देखा। एक अकारण अपराध बोध की भावना ने उसे जकड़ लिया। उसने बातचीत को लंबा करने और अपने दिल में बेचैनी को दूर करने के लिए बस एक बेमतलब का सवाल पूछा। तो तुम्हारी माँ का नाम क्या है? आर्यन, जो अब रोना बंद कर चुका था, ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज ठंडी बारिश के बीच टूटी हुई हवा की घंटी की तरह साफ थी। जी, मेरी माँ का नाम प्रिया है। वो नाम, प्रिया, जैसे किसी ने उसके कानों के पास बिजली गिरा दी हो। रोहन के हाथ से छाता लड़खड़ाया और लगभग गिर ही गया था। उसके शरीर में खून जैसे जम गया था। ये नहीं हो सकता, इतना क्रूर संयोग नहीं हो सकता। वो हकलाया। उसकी आवाज अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। प्रिया? प्रिया शर्मा है ना? बड़े भाई ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। आपको हमारी माँ का पूरा नाम कैसे पता? रोहन ने जवाब नहीं दिया। वो बारिश में मूर्ति की तरह खड़ा रहा। 7 साल पहले की यादें बेरहमी से उस पर टूट पड़ीं। उस लड़की का चेहरा जिसे वो प्यार करता था, उसकी मुस्कान, उसके आंसू जिस दिन उसने अलविदा कहा था। और ये दोनों बच्चे, वे लगभग 4 साल के लग रहे थे। समय, हे भगवान, समय इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? चाचा,
आपको क्या हुआ? आरव की आवाज ने रोहन को कठोर वास्तविकता में वापस ला दिया। रोहन चौंक गया। उसने अपने अस्त व्यस्त दिमाग को शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं, मैं तुम्हारी माँ का पुराना दोस्त हूँ। चलो, मैं तुम दोनों को गाड़ी घर तक धकेलने में मदद करता हूँ। उनके सहमत होने का इंतजार किए बिना रोहन ने अपनी महंगी सफेद शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। एक हाथ में छाता लेकर दोनों बच्चों को ढका और दूसरा हाथ भारी ठेला गाड़ी पर रखा। कीचड़ उछलकर उसके ब्रांडेड पैंट पर लग गया, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। दोनों बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखते रहे और फिर चुपचाप पीछे पीछे चलने लगे। शायद उन्होंने इस अजनबी आदमी में कुछ असामान्य महसूस किया था। बस्ती का रास्ता, जैसा कि नाम से ही पता चलता था, केवल अस्थाई, जर्जर और टेढ़े मेढ़े घरों से भरा था। रोहन का दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो जब दोनों बच्चे सबसे जर्जर झोपड़ी के सामने रुके। मिट्टी और भूसे से बनी दीवारें फट चुकी थीं। छत पुराने टूटे फूटे एस्बेस्टस सीमेंट की चादरों से बनी थी, जिसमें दयनीय रूप से छेद थे। माँ, हम आ गए। आर्यन चहकते हुए अंदर भागा। उसकी आवाज साफ थी। रोहन दरवाजे के बाहर हिचकिचाता हुआ खड़ा रहा। उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। उसने अंदर से एक कर्कश खांसी की आवाज सुनी, जिसके साथ एक कमजोर लेकिन बेहद जानी पहचानी आवाज थी। आ गए मेरे बेटों, तुम लोग बहुत भीग तो नहीं गए? फिर झोपड़ी के अंधेरे से एक औरत बाहर निकली। भले ही उसका शरीर दुबला पतला था, चेहरा पीला था और उसने एक पुराना फीका सूट पहना हुआ था। रोहन ने उसे तुरंत पहचान लिया। प्रिया। वही बड़ी उदास गहरी आंखें, वही ऊंची नाक और हमेशा दृढ़ता से भींचे हुए होंठ। समय और गरीबी ने उसकी युवावस्था की चमक को छीन लिया था, लेकिन वे उन सुंदर विशेषताओं को नहीं छिपा सके जो कभी उसके दिमाग में गहराई से अंकित थीं। प्रिया रोहन को देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, भावनाएं एक हवा के झोंके की तरह तेजी से गुजर गईं। आश्चर्य, सदमे से दर्द में और अंत में ठंडी दूरी में बदल गईं। उसने तुरंत अपने दोनों बच्चों को अपने पीछे खींच लिया, एक सहज क्रिया जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को बाज से बचाने के लिए पंख फैला लेती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज न केवल बीमारी के कारण बल्कि इतने सालों से दबी हुई भावनाओं के कारण भी कांप रही थी। रोहन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। मैं अपने माता पिता की कब्र पर आया था और संयोग से सड़क पर बच्चों से मिल गया। प्रिया की नज़र उसके शानदार कपड़ों पर, दूर खड़ी महंगी कार पर और फिर उसके चेहरे पर रुकी। उसके सूखे फटे होठों पर एक कड़वी, दिल चीर देने वाली मुस्कान खिल गई। कब्र पर आए थे या ये देखने आए थे कि तुम्हारा पुराना प्यार अब कितनी दयनीय जिंदगी जी रहा है? प्रिया, ऐसा मत कहो, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक उसी समय छत से पानी की एक धार सीधे घर के बीच में एकमात्र खाने की मेज के ठीक सामने गिरी। प्रिया ने नीचे एक एल्यूमिनियम का पतीला पहले से ही रखा हुआ था। पतीले में टप टप गिरती बारिश की आवाज दिल दहला देने वाली थी। ये दृश्य किसी भी कहानी से ज्यादा दयनीय था। अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं, मेहमान हो आखिर, प्रिया ने ठंडक से कहा और अंदर मुड़ गई। रोहन भारी मन से अंदर घुसा, जैसे पत्थर ढो रहा हो। झोपड़ी खाली और उजाड़ थी, जिसमें एक चरमराती हुई बांस की चारपाई और एक पुरानी लकड़ी की मेज के अलावा कुछ भी कीमती नहीं था। मेज पर उबली हुई हरी सब्जी की एक प्लेट और सफेद चावल का एक बर्तन था, जिसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। प्रिया ने 3 टूटे फूटे कटोरों में चावल निकाले। उसने प्लेट से सारी सब्जी निकालकर अपने दोनों बच्चों में बराबर बांट दी। उसकी कटोरी में सिर्फ सफेद चावल थे। उसने निगलने में आसानी के लिए थोड़ा सब्जी का पानी मिलाया। आर्यन ने ये देखा और अपनी कटोरी से एक टुकड़ा सब्जी उठाकर अपनी माँ की कटोरी में रख दिया। माँ, तुम खाओ ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। आरव ने भी जल्दी से एक टुकड़ा उठाया। माँ, तुम खाओ, हम चावल और सब्जी के पानी के साथ भी खुश हैं माँ। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसू अंदर ही निगल लिए। मैं ठीक हूं मेरे बच्चे, तुम लोग खूब खाओ ताकि जल्दी बड़े हो जाओ। रोहन वहां खड़ा ये सब देख रहा था। उसे लगा कि वो एक अजनबी, एक अपराधी से कम नहीं है। वो सादा भोजन लेकिन मातृत्व के प्यार से गर्म, जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके दिल में चुभ रही हों। वो अब और चुप नहीं रह सका।
उसने घुटन भरे माहौल को तोड़ते हुए कहा, प्रिया, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, है ना? प्रिया ने सिर नहीं उठाया, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी हुई चम्मच कस गई, सफ़ेद पड़ गई। उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन आरव, जो काफ़ी देर से चुपचाप रोहन को देख रहा था, अचानक मासूमियत से अपनी माँ से पूछ बैठा। उसकी आवाज़ एक ड्रिल की तरह सीधे सामने वाले व्यक्ति के दिल में उतर गई। माँ, मुझे ये चाचा जाने पहचाने लग रहे हैं। क्या ये हमारे पापा हैं? ये सवाल एक आखिरी चाकू की तरह था, जो सीधे रोहन के दिल के सबसे कमज़ोर हिस्से में लगा। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई हो। उसे गिरने से बचने के लिए मिट्टी की दीवार का सहारा लेना पड़ा। झोपड़ी में माहौल इतना गाढ़ा हो गया कि हवा भी भारी लगने लगी। केवल बाहर बारिश की आवाज़, पतीले में टपकते पानी की आवाज़ और 3 वयस्कों की मुश्किल से ली जा रही सांसों की आवाज़ बची थी। आरव, खाना खाओ। और बात मत करो। प्रिया ने अपनी चम्मच जोर से मेज पर रखी। उसकी आवाज़ असामान्य रूप से सख्त थी। उस सख्ती ने आर्यन और आरव दोनों को चौंका दिया। वे जल्दी से अपने कटोरों में सिर झुकाकर खाने लगे। एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। रोहन एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ विनती भरी और कांपती हुई थी। प्रिया, मुझे जवाब दो, क्या ये सच है? इस बार प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसके दिल को भेदना चाहती हो। उसके पीले होठों पर रोने से भी ज्यादा कड़वी मुस्कान तैर गई। अगर हाँ तो क्या, और अगर नहीं तो क्या? क्या ये अब भी मायने रखता है, श्रीमान जनरल मैनेजर? उसने जानबूझकर जनरल मैनेजर शब्दों पर जोर दिया, जैसे एक व्यंग्य, उसके चेहरे पर एक अदृश्य तमाचा। मैं रोहन के शब्द गले में अटक गए। 7 साल पहले जब आपने उस अमीर घर की बेटी को चुना था, तब क्या आपने सोचा था कि ये मायने रखता है या नहीं? प्रिया खड़ी हो गई, सीधे उसका सामना करते हुए। इतने सालों से दबा हुआ दर्द अब फूट पड़ा था। जब आपने कहा था कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, कि आपको अपने करियर के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत है, तब क्या आपने सोचा था? उसके शब्द तेज चाकुओं की तरह थे। एक एक करके रोहन की यादों को चीर रहे थे। उसे अचानक लगा जैसे वो 7 साल पहले के उस शानदार कैफे में वापस चला गया हो। उसने खुद को प्रिया का हाथ कसकर पकड़े हुए और मुश्किल से कहते हुए पाया, प्रिया, मुझे माफ कर दो। प्रिया ने उस समय हैरानी से पूछा था, माफ कर दो? किस लिए? उसने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की थी और कहा था कि उसका परिवार दिवालिया होने वाला है, कि उसे एक पार्टनर की बेटी से शादी करनी होगी। उसे प्रिया की टूटने वाली मुस्कान याद थी जब उसने कहा था, तो हमारा क्या, और उस वादे का क्या जो तुमने मेरे माता पिता से बात करने के लिए किया था? उसने उसे सबसे कायरतापूर्ण शब्दों में जवाब दिया था, मुझे माफ कर दो, हकीकत बहुत क्रूर है, मैं अपने पूरे परिवार को बर्बाद नहीं होने दे सकता। और फिर प्रिया ने अपना हाथ वापस खींच लिया था। जल्दी से अपने आंसू पोंछे थे। वो खड़ी हुई, उसे आखिरी बार देखा और उसकी आवाज़ ठंडी हो गई थी। तुमने चुन लिया है, तुमने पैसा, पद चुना है, और मैंने अपनी इज्जत चुनी है। वो मुड़कर चली गई थी, उसे अपने दर्द और अपनी ही नीचता के साथ अकेला छोड़कर। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उस समय उसके पेट में उसका बच्चा था। वो जानती थी, लेकिन उसने चुप रहना चुना था। वो एक बच्चे का इस्तेमाल करके उस आदमी को नहीं रोकना चाहती थी जिसने उसे छोड़ दिया था। उसने मन ही मन खुद से कहा था कि तुमने पैसा चुना और मैंने अकेले बच्चे को जन्म देना चुना। क्या अब याद आ गया? प्रिया की कड़वी आवाज ने रोहन को क्रूर हकीकत में वापस ला दिया। याद है वो दिन जब तुमने मुझे ऐसे फेंक दिया था? प्रिया, मुझे पता है मैं गलत था, लेकिन उस समय मेरे पास सच में कोई और चारा नहीं था। कोई और चारा नहीं था। प्रिया जोर से हंसी। उसकी हंसी कितनी कड़वी और दुख भरी लग रही थी। ये कायरों का बहाना होता है रोहन जी। आपके पास विकल्प था और आपने चुन लिया था। अब कृपया अपने चुनाव का सम्मान करें और हमारी माँ बेटों की जिंदगी का भी सम्मान करें। कृपया यहाँ से चले जाएं। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। एक मेहमान को भगाने का इससे ज्यादा सीधा तरीका नहीं हो सकता था। आर्यन और आरव अब तक खाना खा चुके थे। वे बड़ों की कहानी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। केवल ये महसूस किया कि माहौल बहुत डरावना था। वे चुपचाप अपनी माँ के पैरों के पास खड़े हो गए। उनकी आंखें डरी हुई और उत्सुक थीं। उस आदमी को देख रही थीं जो उनकी माँ को रुला रहा था। रोहन ने प्रिया को देखा
और फिर अपने दोनों बच्चों को। उनके चेहरे, उनकी आंखें, उनकी नाक, कोई गलती नहीं हो सकती थी। वे बचपन में उसकी हूबहू नकल थे। उसका दिल दर्द से ऐसे तड़प उठा जैसे किसी ने उसे हाथ से कुचल दिया हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, रोहन ने कहा। उसकी आवाज ज्यादा दृढ़ थी। मुझे अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जिम्मेदारी? प्रिया ने होंठ से कोड़े। पिछले 4 सालों से तुम कहाँ थे? जब वे रात में तेज बुखार से तड़प रहे थे, मैं अकेले उन्हें लेकर पूरे मोहल्ले में दौड़ती रही, दरवाजे खटखटाती रही, लोगों से अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी की भीख मांगती रही। तुम कहाँ थे जब घर में चावल का एक दाना नहीं था? मुझे उन्हें लेकर एक एक निवाले के लिए भीख मांगनी पड़ी। तुम कहाँ थे? अब तुम वापस आकर मुझसे जिम्मेदारी शब्द कहते हो? हास्यास्पद, सच में बहुत हास्यास्पद। प्रिया का हर एक शब्द आग के कोड़ों की तरह रोहन के चेहरे पर पड़ रहा था। वो कुछ नहीं कह सका, बस चुपचाप खड़ा मार खाता रहा। हाँ, वो उन सालों में कहाँ था? वो एक शानदार बंगले में था, महंगी कार चला रहा था, ब्रांडेड कपड़े पहन रहा था। वो एक अलग दुनिया में जी रहा था, एक शानदार दुनिया में, जबकि उसका अपना खून भूख, दुख और अपमान झेल रहा था। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, रोहन ने कमजोर और बेकार शब्दों में हकलाया। हमें जरूरत नहीं है, प्रिया ने ठंडक से जवाब दिया। जितना पैसा आपने उस तानिया को दिया होगा, उससे तो ये पूरा गांव खरीदा जा सकता है। हम आपका मुआवजा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकते। रोहन और प्रिया के बीच तनावपूर्ण टकराव अचानक दरवाजे के बाहर एक कार के इंजन की गरज से टूट गया। एक चमकदार लाल मर्सिडीज, एक ऐसा रंग जो उस गरीब माहौल में बिल्कुल अलग थलग था, झोपड़ी के ठीक सामने आकर लुकी, जिससे गंदा कीचड़ उछला। कार का दरवाजा खुला, एक फैशनेबल, तेज तर्रार मेकअप वाली महिला अहंकार से बाहर निकली। वो तानिया थी, रोहन की आधिकारिक मंगेतर। रोहन, तुम इस शैतान की जगह पर क्या कर रहे हो? तानिया ने घृणा से अपना मुंह और नाक सिकोड़ लिया। फोन भी नहीं उठा रहे हो? मुझे ड्राइवर को फोन करना पड़ा, तब पता चला कि तुम खुद गाड़ी चलाकर यहां आए हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। तानिया की नजर रोहन से प्रिया पर और फिर उन 2 बच्चों पर रुकी जो डरकर अपनी मां के पीछे छिपे थे। उसकी आंखों में तुरंत एक तिरस्कार और सतर्कता की चमक आ गई। और ये कौन है? तुम इन गंवार मां बेटों के साथ क्यों हो? रोहन के कुछ कहने से पहले प्रिया ने पहले ही बोल दिया। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। नमस्ते। तानिया जी, बहुत समय बाद मिले। तानिया चौंक गई। उसने प्रिया को ध्यान से देखा। अतीत का जाना पहचाना चेहरा गरीबी और दुख की परत के पीछे से धीरे धीरे उभर आया। तुम प्रिया हो, है ना? हाँ, मैं ही हूं। तानिया का चेहरा लगातार बदल रहा था, आश्चर्य से गुस्से और फिर डर में। वो जल्दी से आगे बढ़ी, रोहन का हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे अपना अधिकार जता रही हो। रोहन, चलो चलते हैं, यहां बहुत गंदगी और बदबू है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने जानबूझकर जोर से कहा, जैसे प्रिया को सुना रही हो। रोहन ने तानिया का हाथ झटक दिया, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। तुम पहले जाओ, मुझे यहां एक जरूरी काम निपटाना है। क्या काम? ऐसा क्या काम है जो हमारे काम से ज्यादा जरूरी है? तान्या चिल्लाई और फिर सीधे प्रिया की ओर इशारा किया। क्या ये उसकी वजह से है? वो फिर से क्या नाटक करने वाली है, या इन 2 फटेहाल बच्चों का इस्तेमाल करके तुम्हें रोकना चाहती है? फटेहाल शब्द एक चिंगारी की तरह थे, जिसने रोहन के दिल में सुलग रहे बारूद के ढेर में आग लगा दी। वो मुड़ा, उसकी आंखें आग उगल रही थीं। तान्या, चुप रहो। उसने एक एक शब्द पर जोर दिया, एक ऐसी दमदार आवाज में जो तानिया ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उनकी बेइज्जती मत करो। तानिया स्तब्ध और हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहन एक पुरानी औरत और 2 अज्ञात बच्चों के लिए उस पर चिल्लाएगा। जबकि 3 बड़े तनाव में थे, आर्यन, जो आमतौर पर शर्मीला और कम बोलने वाला था, अचानक अपनी मां की कमीज कसकर पकड़ ली। उसकी आवाज कांपती हुई थी, लेकिन इतनी थी कि उस डरावनी खामोशी के बीच हर कोई सुन सके। मां, वो पापा हैं। एक मासूम बयान, एक दयनीय गलतफहमी। बेचारे बच्चे ने रोहन को अपनी मां और भाई का बचाव करते देखा। उसने तुरंत सोचा कि ये आदमी पापा है। वो बड़ों के जटिल रिश्तों को नहीं समझ सकता था। वो केवल इतना जानता था कि जो आदमी उसके सामने खड़ा होकर उस डरावनी औरत को डांट रहा है, वही पिता का आदर्श है, जिसके सपने वो हमेशा देखता था। रोहन, प्रिया और तान्या
तीनों सन रह गए। रोहन का दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसका बेटा। पहली बार उसने पापा शब्द ऐसी विडंबनापूर्ण और दर्दनाक परिस्थिति में पुकारा था, एक गलतफहमी और डर के साथ। उसे लगा कि वो इसके लायक नहीं है, बिल्कुल भी लायक नहीं है। प्रिया ने जल्दी से अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल कट रहा था। नहीं बेटा, वो चाचा है, पापा नहीं है। उसने अपने बेटे के शब्दों को सुधारा, लेकिन हर शब्द जैसे खुद के दिल में एक चाकू घोंप रहा था। तान्या के लिए ये अलग था। बच्चे का बयान उसके सबसे बड़े डर की एक ठोस पुष्टि थी। उसने दोनों बच्चों को घूरा और फिर रोहन को। उसके सजे संवरे चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। रोहन, बताओ, ये दोनों किसके बच्चे हैं? मुझे सच बताओ। रोहन ने जवाब नहीं दिया। वो बस आरव और आर्यन को घूरता रहा, उसकी आंखों में दर्द, पछतावा और एक ऐसा प्यार था जो इतने सालों की नींद के बाद जागा था। उसकी खामोशी तानिया के लिए हजारों पुष्टि भरे शब्दों से भी ज्यादा डरावनी थी। ठीक है, तुम नहीं बताओगे है ना? मैं बताती हूं। तानिया ने दांत पीसे। उसकी शुरुआती घबराहट जल्दी ही एक पागल गुस्से में बदल गई। उसने अपने महंगे मगरमच्छ के चमड़े के हैंडबैग से एक बटुआ निकाला। उसमें से 500 रुपए के नए नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पैसों की गड्डी सीधे गीली मिट्टी के फर्श पर प्रिया के पैरों के पास फेंक दी। नोट बिखर गए, कीचड़ में सन गए, अपमान से सराबोर। लो, इतना काफी है या और चाहिए? तान्या की आवाज कड़वी और तिरस्कार से भरी थी। इसे लो और रोहन की जिंदगी से तुरंत दफा हो जाओ। दोबारा कभी मत दिखना, सुना तुमने? प्रिया ने बिखरे हुए पैसों को देखा। हर नोट जैसे उसकी गरीबी पर हंस रहा था। लेकिन अजीब तरह से वो ना तो रोई और ना ही गुस्सा हुई। उसे सिर्फ हास्यास्पद लगा। 7 साल बीत चुके थे, ये औरत बिल्कुल नहीं बदली थी। वो अब भी मानती थी कि पैसा सब कुछ हल कर सकता है, यहाँ तक कि सम्मान और प्यार भी खरीद सकता है। तान्या जी, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज डरावनी रूप से शांत थी। 7 साल पहले आपने और आपके परिवार ने पैसे का इस्तेमाल करके मेरे होने वाले पति को खरीदा था। अब आप पैसे का इस्तेमाल करके मुझे और मेरे बच्चों को गायब करवाना चाहती हैं। तान्या का गला सूख गया, उसका चेहरा लाल हो गया। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने कुछ गलत कहा क्या? प्रिया ने एक ठंडी मुस्कान के साथ होंठ सिकोड़े। आप अमीर हैं, मैं मुकाबला नहीं करती। आपका रुतबा है, मैं नहीं जानती। लेकिन कृपया अपने गंदे पैसों का इस्तेमाल मेरे 2 बच्चों का अपमान करने के लिए ना करें। ये कहकर वो नीचे झुकी, पैसे उठाने के लिए नहीं, बल्कि अपने डरे हुए 2 बेटों की आंखों में सीधे देखने के लिए। आरव, आर्यन, मां के पास आओ। दोनों बच्चे डरते डरते आगे बढ़े। प्रिया ने उन्हें गले लगाया। उसकी आवाज फुसफुसाती हुई, लेकिन दृढ़ थी। याद है मां ने क्या सिखाया है? फटे हाल हों पर अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। हम गरीब हैं, लेकिन हम गिरे हुए नहीं हैं। हम किसी ऐसी चीज को बिल्कुल नहीं लेंगे जो हमारी नहीं है। तुम लोगों ने सुना? जी, दोनों बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, भले ही वे अपनी मां के शब्दों का गहरा अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। रोहन ये सब देख रहा था। उसका दिल सैकड़ों उलझनों में फंसा था। उसे प्रिया की गरीबी पर दुख भी हो रहा था और उसके अटूट आत्मसम्मान की प्रशंसा भी हो रही थी। वो तान्या की ओर मुड़ा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तान्या, अपने पैसे उठाओ और जाओ। मैंने कहा था, मुझे यहां एक काम निपटाना है। नहीं, तान्या चिल्लाई, दोनों बच्चों की ओर इशारा करते हुए। जब तक तुम साफ साफ नहीं बताओगे कि ये दोनों किसके बच्चे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम इन भिखारी माँ बेटों के लिए मुझसे अपनी सगाई तोड़ दोगे क्या, रोहन? ठीक उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आरव, जो आमतौर पर चंचल और तेज तर्रार था, धीरे धीरे अपनी मां के आलिंगन से बाहर निकला। वो सीधे जमीन पर पड़े पैसों की ढेर की ओर बढ़ा। तान्या ने तिरस्कार से मुस्कुराया, मन ही मन ये सोचकर कि कोई भी गरीब बच्चा पैसे के लालच का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, आरव ने अपने लिए पैसे नहीं उठाए। उसने ध्यान से एक एक नोट उठाया, अपने छोटे हाथों से उन पर लगी कीचड़ को साफ किया। काम पूरा होने पर वो पैसों का बंडल लेकर तान्या के सामने खड़ा हो गया। तान्या अभी भी हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। आरव ने पैसों का बंडल आगे बढ़ाया। उसकी मासूम आवाज साफ और स्पष्ट थी। आपके पैसे
मैं आपको वापस करता हूं। तान्या स्तब्ध रह गई। तुम क्या कर रहे हो? आरव ने अपनी साफ झील के पानी जैसी आंखों से तान्या को देखा और फिर चुपचाप मूर्ति की तरह खड़े रोहन को देखा। उसने होंठ भींचे और एक ऐसा वाक्य कहा जिसने वहां मौजूद सभी बड़ों को सन्न कर दिया। ये चाचा हमारी माँ को प्यार नहीं करते। इन चाचा ने आपको हमारी माँ को डांटने दिया। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। जो हमारी माँ को प्यार नहीं करता उसके पैसे नहीं लेने चाहिए। ये कहकर उसने पैसों का बंडल तान्या के हाथ में थमा दिया और फिर तेजी से मुड़कर अपनी माँ के पैरों से लिपट गया। जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और बहादुरी का काम किया हो। एक 4 साल के बच्चे का सरल और सीधा बयान, लेकिन उसकी मारक क्षमता भयानक थी। इसने रोहन की कायरता, तान्या की क्रूरता और प्रिया के असीम दर्द को उजागर कर दिया। रोहन को लगा कि उसका चेहरा जल रहा है, उसके कान सुन्न हो गए हैं। एक बच्चा उससे ज्यादा समझदार था। वो जानता था कि कौन उसकी माँ से प्यार करता है, कौन नहीं। और उसने क्या किया? वो एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा और अपनी औरत, अपने बच्चों की माँ को अपनी आंखों के सामने अपमानित होने दिया। तान्या को लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। उसने अपने हाथ में पैसों को देखा और फिर उस बच्चे को जो अपनी माँ से कसकर लिपटा हुआ था। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि उसका पैसा इतना बेकार और घृणित है। तान्या के अपनी शानदार कार में गुस्से से गरजते हुए चले जाने के बाद झोपड़ी में माहौल फिर से एक भारी खामोशी में डूब गया, जो पहले से भी ज्यादा अजीब थी। रोहन की हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रिया को सीधे देखे। न ही वो अपने 2 बच्चों को देख सका। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो चाहता था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। तुम जाओ, प्रिया ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज थककर चूर हो चुकी थी। हमें अकेला छोड़ दो। रोहन ने होंठ हिलाए। हजारों बातें कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसका गला कड़वाहट से भर गया। वो आधा शब्द भी नहीं बोल सका। वो चुपचाप मुड़ा और बाहर निकल गया। वो कार में बैठा, लेकिन उसे स्टार्ट नहीं किया। उसने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया। लाचारी और अपराध बोध की भावना ने उसके पूरे दिमाग पे कब्जा कर लिया। कुछ दिनों बाद रोहन शहर वापस नहीं गया, बल्कि गांव में ही घूमता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रिया से मिले। वो केवल दूर से चुपचाप तीनों को देख सकता था। उसने देखा कि प्रिया बीमार होने के बावजूद छत पे चढ़कर छेदों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उसने देखा कि आर्यन और आरव फिर से अपनी कबाड़ की गाड़ी लेकर गलियों में घूम रहे थे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। एक अजनबी आदमी उनके साथ चल रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्रम था, रोहन का सबसे अच्छा दोस्त। विक्रम ने रोहन को फोन नहीं किया, बल्कि सीधे प्रिया के घर पहुंचा। वो खाली हाथ नहीं आया था। वो एक बोरी चावल, एक डिब्बा दूध और बहुत सारा अच्छा खाना लेकर आया था। प्रिया ने सामने वाले आदमी को शक की निगाह से देखा। नमस्ते, मैं विक्रम हूं, रोहन का सबसे अच्छा दोस्त। विक्रम ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, एक ऐसी मुस्कान जो विश्वास दिलाती थी। मैंने सब सुन लिया है, तुम चिंता मत करो। मैं यहां तुम्हें कुछ समझाने के लिए नहीं आया हूं। मैं बस ये देखने आया हूं कि तुम और दोनों बच्चे कैसे रह रहे हो। विक्रम की ईमानदारी और उसकी आंखों में कोई झूठ ना देखकर प्रिया की सतर्कता थोड़ी कम हो गई। उसने उसे घर में बुलाया। विक्रम ने झोपड़ी के चारों ओर देखा। उसका दिल दुख से भर गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की को उसका सबसे अच्छा दोस्त इतना प्यार करता था, उसे ऐसी दयनीय हालत में रहना पड़ रहा है। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट उठाया है, विक्रम ने सहानुभूति भरी आवाज में कहा। प्रिया बस उदासी से मुस्कुराई, एक सहनशील मुस्कान। आदत हो गई है भैया। विक्रम चरमराती लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उसने प्रिया को सीधे देखा। उसका चेहरा गंभीर था। प्रिया, एक बात है जो मुझे लगता है तुम्हें जाननी चाहिए। 7 साल पहले की कहानी में। शायद तुमने रोहन को गलत समझा है। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी। गलत समझा? हाँ, विक्रम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ये सच है कि उस समय उसकी कंपनी मुश्किल में थी। उसे तान्या से शादी करनी पड़ी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उसने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा। उसने तुम्हें अनगिनत बार मैसेज किए, फोन किए, मुझे कुछ भी नहीं मिला। प्रिया ने दृढ़ता से कहा। मुझे पता है। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। उसने तुम्हें शहर में तुम्हारे पुराने पते पर बहुत सारे खत भी लिखे थे। उसने खतों में कहा था कि वो सब कुछ सुलझा लेगा, बस तुम उसे थोड़ा समय दो।
उसने मुझे वे खत भेजने के लिए कहा था। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। खत मुझे वो भी नहीं मिले, क्योंकि वे सारे मैसेज, वे सारे फोन कॉल और वे सारे खत तान्या ने रोक लिए थे। एक क्रूर सच 7 साल बाद सामने आया। प्रिया सन्न रह गई, उसका दिमाग चकरा गया। तो ये बात थी। तो 7 साल तक वो न केवल भौतिक गरीबी में जीती रही, बल्कि एक क्रूर धोखे में भी जीती रही। इस बीच गांव के एक चाय के ठेले पर विक्रम ने रोहन से मुलाकात की। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन मेज पर रखा और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू की। तुम होते कौन हो मेरे मामले में दखल देने वाले? बेवकूफ विक्रम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने से रोहन तुम्हारी बात मान लेगा? जो मैंने 7 साल पहले किया था वो मैं अब भी कर सकती हूं। ये तान्या की आवाज थी जो विक्रम को फोन पर चिल्ला रही थी जब उसे पता चला कि वो प्रिया से मिलने गया है। रोहन ने सुनने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है विक्रम? विक्रम ने सीधे अपने दोस्त की आंखों में देखा। उसकी आवाज गुस्से और गहरी निराशा से भरी थी। क्या है? यह है कि तुम 7 साल से उस औरत के हाथों की कठपुतली बने हुए थे, बेवकूफ। विक्रम ने जोर से मेज पर हाथ मारा, जिससे चाय का गिलास उछल गया। उसने प्रिया से तुम्हारे सारे संपर्क काट दिए। उसने तुम्हें इस पीड़ा में जीने दिया कि प्रिया तुमसे नफरत करती है, तुम्हें छोड़ चुकी है। उसने तुमसे तुम्हारा प्यार छीना और उसके 7 साल की जवानी भी छीन ली। रोहन स्तब्ध खड़ा रह गया, उसके कान सुन्न हो गए। तुम्हें पता है? विक्रम एक एक शब्द पर जोर देकर बोला। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। जब तुम नशे में और अपनी झूठी सफलता में डूबे हुए थे, तब जो औरत तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो एक जर्जर सरकारी अस्पताल में अकेले बच्चे को जन्म दे रही थी। जब तुम शानदार बंगले में थे, तब उसे और उसके बच्चों को तानिया की मां के आदमियों ने बारिश की रात में किराए के घर से निकाल दिया था। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज खो दी है रोहन। विक्रम का हर शब्द एक भारी हथौड़े की तरह था जो लगातार रोहन के सिर पर पड़ रहा था। वो सिर्फ एक कायर ही नहीं, बल्कि एक बेवकूफ था, एक धोखे में फंसा बेवकूफ, जिसने अपने प्यार और अपने सगे बच्चों को नरक में ढकेल दिया था। उसे सब पर शक होने लगा, तानिया के झूठे प्यार पर, अपनी सफलता पर और खुद पर। विक्रम के शब्दों का सदमा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि रोहन एक पागल की तरह भागा। वो तानिया से सवाल करने नहीं गया, न ही प्रिया से सफाई देने गया। वो सबसे पहले गांव के आखिर में एक छोटे से घर में गया, रामलाल काका के घर, जो गांव के सबसे बूढ़े और सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। रोहन रामलाल काका को बचपन से जानता था। वो एक ईमानदार, सीधे साधे व्यक्ति थे और गांव में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसे अमीरी में वापस देखकर अपना रवैया नहीं बदला था। रामलाल काका घर के बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। धुआं आंगन के एक कोने को धुंधला कर रहा था। रोहन को बदहवास हालत में दौड़ते हुए देखकर, जिसका चेहरा हैरान था, उन्होंने शांति से धुएं का एक सफेद छल्ला छोड़ा। बैठो, तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। रोहन कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। वो ऐसे हाँप रहा था जैसे मैराथन दौड़कर आया हो। काका, प्रिया की कहानी आप सब जानते हैं ना? रामलाल काका ने हुक्के का एक और कश लिया। उनकी बूढ़ी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने गांव के आखिर की ओर दूर तक देखा। जानता हूं, क्यों नहीं जानता? इस बस्ती में ऐसा क्या है जो इस बूढ़े की आंखों से बच सके? तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रोहन ने पूछा, जिसमें डांट के साथ साथ निराशा भी थी। रामलाल काका ने हुक्का जोर से जमीन पर रखा, सीधे रोहन की आंखों में देखा। उनकी नजरें तेज थीं। बताकर क्या करता? ताकि तुम पैसों का एक ढेर लेकर आते और माँ बेटों के मुंह पर फेंक देते और सोचते कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। ताकि तुम उसे शहर ले जाकर अपनी रखैल बना लेते और उसके दोनों बच्चे लोगों की नफरत और तिरस्कार में बड़े होते। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी होने वाली पत्नी कौन है? उसका खानदान कैसा है? रोहन ने सिर झुका लिया। वो कोई भी जवाब नहीं दे सका। रामलाल काका ने एक लंबी सांस ली। उनकी आवाज अचानक धीमी हो गई, जिसमें इतने सालों के देखे हुए दर्द का एहसास था। तुम्हें पता है, जिस रात प्रिया को दर्द शुरू हुआ, उस रात भी ऐसी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी जैसी तुम्हारे आने वाले दिन हुई थी। वो दर्द से तड़प रही थी। रात में अकेले मदद मांगने के लिए घूम रही थी। शुक्र है कि रामू और उसकी पत्नी खेत से देर से लौट रहे थे और उन्होंने उसे देख लिया।
वे उसे जल्दी से सरकारी अस्पताल ले गए। रोहन ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसे जुड़वा बच्चे होने वाले थे। बहुत मुश्किल डिलीवरी थी बेटा। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। पर पैसे कहाँ से आते? वो लड़की बिस्तर पर पड़ी थी, आंसू बह रहे थे। वो मेरा हाथ पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी, काका मेरे दोनों बच्चों को बचा लो। मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। इस बूढ़े ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा दर्दनाक दृश्य कभी नहीं देखा। रामलाल काका ने अपना जुर्रीदार हाथ उठाया, अपनी नम आंखों को पोंछा। शुक्र है कि इस गरीब बस्ती के हर किसी ने थोड़ा थोड़ा करके पैसे दिए, किसी ने उधार दिया, तब जाकर उसके ऑपरेशन के लिए पैसे जमा हुए। दोनों बच्चे पैदा हुए, लाल लाल चूहों की तरह छोटे। उन्हें देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने अपने दोनों हाथ कसकर भींच लिए। उसकी उंगलियों की गांठें सफेद पड़ गईं। वो उस दृश्य की कल्पना कर सकता था। प्रिया कितनी अकेली, दर्द में और निराश होगी उस ठंडे ऑपरेशन टेबल पर। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, रामलाल काका ने कहा। उनकी आवाज़ अचानक कठोर हो गई। वो अस्पताल से लौटी ही थी, शरीर अभी भी कमज़ोर था कि एक बहुत ही अमीर औरत उसे ढूंढने आई। उसने खुद को तान्या की माँ बताया। तुम्हारी पत्नी। मेरे दिल में एक हथौड़ा सा लगा। उसने बिना कुछ कहे मकान मालकिन के मुंह पर पैसों की एक गड्डी फेंकी और प्रिया और उसके बच्चों को उसी रात घर खाली करने को कहा। उसने कहा कि अगर वो इस इलाके में दोबारा दिखी तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। उसने कहा कि अगर वो शांति से अपने बच्चों को पालना चाहती है तो बहुत दूर चली जाए। हे भगवान! रोहन एक दर्दनाक चीख के साथ करा उठा, जैसे कोई उसके दिल में छुरा घोंप रहा हो। उस समय मुझे खड़ा होना पड़ा। मैंने सीधे उसके मुंह पर कहा, आप अमीर हैं, आपके पास ताकत है, लेकिन ये मेरा गांव है। अगर आपने माँ बेटों के एक बाल को भी छुआ तो ये पूरा गांव आपको चैन से नहीं रहने देगा। उसने देखा कि गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं, डर गई और चली गई। रामलाल काका उठे और अपना हुक्का उठाया। घर में जाने से पहले वो रुके, सीधे रोहन को देखा और आखिरी बात कही। एक ऐसा सवाल जो उसके ज़मीर को झकझोर गया। मैंने सब कुछ देखा है। जिस दिन वो अकेले गर्भवती होकर यहाँ आई थी, उस दिन से लेकर जिस दिन उसे लोगों ने बेइज्जत करके भगाया था, मैंने सब देखा है। अब तुम्हें सच पता चल गया है। अगर तुम में अतीत का सामना करने की हिम्मत है तो क्या तुम में उसे सुधारने की हिम्मत है? रामलाल काका का सवाल एक बड़ी घंटी की तरह रोहन के दिमाग में गूंजता रहा। वो रामलाल काका के आंगन में बैठा रहा। शाम हो चुकी थी। वो रोया नहीं, लेकिन उसके दिल का दर्द हजारों आंसुओं से भी ज्यादा था। वो गलत था, एक क्रूर और मूर्खतापूर्ण तरीके से गलत। अब उसे इस भयानक गलती को सुधारने के लिए क्या करना होगा? जब रोहन अपराध बोध और पछतावे के दलदल में डूबा हुआ था, एक और जहरीली आग जलाई गई। इस बार एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सुनीता, जो प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती थी। सुनीता रोहव्याने की खबर सुनते ही शहर से गांव आ गई। बाहर से उसने प्रिया के लिए चिंता और दुख दिखाया, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक ईर्ष्या और जलन थी जो कई सालों से सुलग रही थी। पहले सुनीता भी रोहन को मन ही मन प्यार करती थी, लेकिन रोहन की नजरें सिर्फ प्रिया पर थीं। रोहन की वापसी और 2 बच्चों की सच्चाई ने सुनीता के दिल में ईर्ष्या के दानव को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया था। सुनीता ने सीधे तौर पर सामना नहीं किया, उसने एक ज्यादा कपटी तरीका चुना, अफवाहों को फैलाना, जो कासत हानि रहित गपशप के जरिए थीं। गांव के चाय के ठेले पर बैठकर उसने झूठी सहानुभूति भरी आवाज में आह भरी, बेचारी प्रिया। एक अकेली माँ इतने सालों से अपने बच्चों को पाल रही थी, कोई बात नहीं थी। अचानक रोहन भाई के आने से बीमार पड़ गई। शायद दुख के मारे दिमागी रूप से बीमार हो गई है, बेचारी। बाजार में उसने दुकानदारों के कानों में फुसफुसाया, मैंने सुना है उसने जानबूझकर अपने दोनों बच्चों को कबाड़ इकट्ठा करने के लिए ठीक उसी समय सड़क पर भेजा जब रोहन भाई की कार गुजर रही थी। सब कुछ पहले से तय था। कितनी चालाक है। फिर उसने और नमक मिर्च लगाया। सुना है उसने रोहन भाई से बहुत बड़ी रकम भी मांगी है। कहती है जवानी का हर जाना। हे भगवान, कैसी जवानी है। खुद अपनी मर्जी से बच्चे पैदा किए, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी। ये जहरीली अफवाहें, आधी सच आधी झूठ, बड़ी चालाकी से बुनी गईं और छोटे से गांव में तेजी से फैल गईं। लोग कानाफूसी करने लगे।
प्रिया और उसके बच्चों को देखने का उनका नजरिया अब केवल सहानुभूति का नहीं रहा, बल्कि उसमें शक और तिरस्कार भी मिल गया था। प्रिया ने यह बदलाव महसूस किया। जो पड़ोसी पहले दोस्ताना थे, अब उसे देखकर कतराने लगे। हालचाल पूछना बंद हो गया। उसकी जगह चुपती हुई और जांच पड़ताल करती नजरें थीं। उस दिन प्रिया अपने दोनों बच्चों को चौपाल में खेलने ले गई। गांव के कुछ बच्चे जो कंचे खेल रहे थे, आर्यन और आरव को आते देखकर उनमें से सबसे बड़े ने मुंह बिचकाकर रास्ता रोक लिया। तुम लोग यहां क्या करने आए हो? क्या तुम्हारी मां हमारे पापा को भी फंसाने की फिराक में है? आर्यन और आरव हैरान रह गए। फंसाना क्या होता है भैया? आर्यन ने मासूमियत से पूछा। धोखा देना। बेवकूफ, उस लड़के ने अकड़ कर कहा। मेरी मां कहती है कि तुम्हारी मां तुम लोगों का इस्तेमाल करके उस अमीर कार वाले चाचा से पैसे ऐंठ रही है। बिना बाप के बच्चे। बिना बाप के बच्चे शब्द एक अदृश्य चाकू की तरह दोनों बच्चों के दिलों में चुभ गए। आर्यन की आंखें लाल हो गईं। उसने अपने हाथ मुट्ठी में भींच लिए, लेकिन रोने की कोशिश नहीं की। उसे अपनी मां की बात याद थी कि उसे मजबूत रहना है, लेकिन आरव खुद को रोक नहीं सका। वो फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, मेरी मां ने किसी को धोखा नहीं दिया। अपने बेटे का रोना सुनकर प्रिया तेजी से दौड़ी। उसने अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। उसका दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। उसने बच्चों के झुंड को देखा और फिर पास खड़े उन बड़ों को जो देखने सुनने का नाटक कर रहे थे। वो समझ गई कि बुरी अफवाहों ने मां बेटों की पवित्रता को भी मैला कर दिया है। रोहन भी वहीं पहुंचा था। उसने बच्चों की सारी बातें सुन ली थीं। उसका दिल दुख से भर गया। वो आगे बढ़कर मामले को सुलझाना चाहता था, लेकिन आर्यन ने उसे रोक लिया। उसने अपनी आंसू भरी आंखें रोहन पर उठाईं। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन विनती भरी थी। एक ऐसी विनती जो दिल को चीर दे। चाचा, प्लीज दोस्तों को मत डांटो। मुझे नहीं पता फसाना क्या होता है। मैं तो बस चाहता था कि पापा मुझे एक बार गले लगा लें। वो मासूम और गहरी चाहत भरी बात रोहन की आखिरी बची हुई दृढ़ता को पूरी तरह से तोड़ गई। वो अब और कुछ नहीं सोच सका। वो घुटनों के बल बैठ गया। अपनी बाहें फैलाकर दोनों बच्चों को गले लगा लिया। पहली बार उसे अपने बच्चों को पूरी तरह से गले लगाने का मौका मिला था। उनकी गर्मी, उनके पसीने की गंध, सब कुछ दर्दनाक रूप से असली था। उसके आंसू टप टप गिरने लगे, दोनों बच्चों के कंधों को भिगोते हुए। पापा को माफ कर दो, पापा को माफ कर दो बच्चों। वो सिसकियां लेने लगा। अब और खुद को रोक नहीं सका। इस बार उसने खुद को चाचा नहीं कहा, उसने खुद को पापा कहा। आरव और आर्यन उसके आलिंगन में स्तब्ध रह गए। उन्होंने वो गर्मी और सुरक्षा महसूस की जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। वे पूरी तरह से नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा था, लेकिन वे जानते थे कि ये आदमी उनके लिए रो रहा है। आरव ने डरते डरते अपना छोटा सा हाथ उठाया, अनाड़ीपन से रोहन के आंसू पोंछे। पापा मत रो। चौपाल के बीच में इतने सारे लोगों की आंखों के सामने तीनों बाप बेटे एक दूसरे को गले लगाकर रोए। प्रिया वहां खड़ी थी। उसके गालों पर भी आंसू बह रहे थे। ये दृश्य उसने अनगिनत अकेली रातों में अपने सपनों में देखा था, लेकिन जब ये हुआ तो उसका दिल असीम खुशी और असहनीय दर्द दोनों से भर गया था। चौपाल में आंसू भरे आलिंगन के बाद रोहन ने फैसला किया कि वो एक और पल भी नहीं छिप सकता। वो अपने माता पिता के पुराने घर में रहने चला गया और खुलेआम प्रिया और उसके बच्चों की देखभाल करने लगा। वो खाना खरीदता, दवाइयाँ लाता और झोपड़ी के टूटे फूटे हिस्सों को खुद ठीक करता। रोहन के 180 डिग्री बदलाव ने तान्या और उसकी मां को आग पर बैठा दिया। वे ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि रोहन ने उन्हें एक गवार औरत और 2 नाजायज बच्चों के लिए छोड़ दिया। जब धमकी, पैसा सब कुछ बेकार हो गया तो हताशा ने तान्या की मां को एक क्रूर और अमानवीय योजना की ओर धकेल दिया। एक शाम हमेशा की तरह आर्यन और आरव अपनी छोटी गाड़ी लेकर कबाड़ इकट्ठा करने के लिए गांव के चक्कर लगा रहे थे। ये उनका जाना पहचाना काम था, उनकी छोटी सी खुशी थी, जिससे उन्हें लगता था कि वे अपनी मां के लिए उपयोगी हैं। रोहन और प्रिया ने भी उन्हें नहीं रोका, बस उन्हें घर के पास ही घूमने की हिदायत दी थी। लेकिन उस दिन शाम ढलने तक भी दोनों बच्चे वापस नहीं आए। प्रिया बेचैन होने लगी। वो गली के नुक्कड़ पर इंतजार करने लगी। उसका दिल जल रहा था। रोहन ने यह देखा और वो भी चिंतित हो गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और गांव का एक चक्कर लगाया। कोई पता नहीं था। हर जगह पूछा, किसी ने भी दोनों बच्चों को नहीं देखा था। सूरज पूरी तरह से डूब गया।
घना अंधेरा गरीब बस्ती पर छा गया। पूरी बस्ती में हलचल मच गई। लोग ढूंढने के लिए भटक गए। आर्यन, आरव की पुकार गलियों में गूंज गई थी, जो रात में दुख भरी लग रही थी। प्रिया एक पागल की तरह दौड़ी, उन सभी जानी पहचानी सड़कों पर दौड़ी जहां दोनों बच्चे अक्सर जाते थे। वो निराशा में अपने बच्चों का नाम पुकारती रही। आंसुओं से लथपथ उसकी आवाज बैठ गई थी। रोहन भी जैसे होश खो बैठा था। उसने विक्रम को फोन किया और ढूंढने के लिए अपने सभी संपर्कों को सक्रिय कर दिया। जब प्रिया लगभग निराश और थक चुकी थी तो वो अपने बच्चों की कबाड़ की गाड़ी से टकरा गई। वो सड़क के किनारे एक घने बांस के झुरमुट के पास पड़ी थी। उसका दिल जैसे रुक गया हो। उसने घबराहट में चारों ओर देखा। केवल आर्यन की एक छोटी सी प्लास्टिक की चप्पल ठंडी जमीन पर अकेली पड़ी थी। ठीक उसी समय रोहन का फोन बजा, एक अनजान नंबर से। हेलो। रोहन ने फोन उठाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज थी, जिसे जानबूझकर बदला गया था, जो डरावनी और बुरी नीयत वाली लग रही थी। तू रोहन है, उन 2 बच्चों का बाप। है ना? हाँ, तुम कौन हो? मेरे बच्चे कहाँ हैं? रोहन फोन पर चिल्लाया। तेरे बच्चे सुरक्षित हैं। ठंडी आवाज आई। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि तू थोड़ा समझदार बन। प्रिया को तुरंत छोड़ दे। अपनी होने वाली पत्नी के पास वापस चला जा, वरना अपने दोनों बच्चों से दोबारा मिलने की उम्मीद मत करना। टुट टुट टुट। कॉल अचानक कट गई। रोहन सन रह गया। उसके अंदर गुस्सा और अत्यधिक डर भड़क उठा। प्रिया ने रोहन का चेहरा देखा। उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। क्या हुआ? बच्चों की कोई खबर मिली? रोहन अब और नहीं छिपा सका। उसने प्रिया को हालिया फोन कॉल की सामग्री बताई। सुनने के बाद प्रिया के पैर नरम पड़ गए। उसमें खड़े रहने की ताकत नहीं बची। वो धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। बच्चे खोने का दर्द किसी भी शारीरिक पीड़ा से ज्यादा भयानक था। वो जोर से नहीं रोई, बस अपना मुंह जमीन में छिपा लिया। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी सिसकियां शब्दों में नहीं बंध पा रही थी। मेरे बच्चों, आर्यन, आरव। प्रिया को दर्द से मरते हुए देखकर, अपने बेटे की छोटी सी चप्पल को देखकर रोहन के अंदर एक जंगली जानवर जाग उठा। पछतावा, अपराध बोध, सब कुछ एक भयानक गुस्से में बदल गया। उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि इसके पीछे कौन है। ये केवल तान्या और उसकी मां ही हो सकती थी। उसने दांत पीछे, उसकी लाल आंखों में खून की धारियां उभर आईं। वो गर्जा। ये दहाड़ एक सभ्य जनरल मैनेजर की नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता की थी जो अपनी सबसे कीमती चीज खोने के खतरे का सामना कर रहा था। तान्या, उसकी मां। अगर उन्होंने मेरे बच्चों को छुआ तो वे मुझसे नहीं बचेंगे। रोहन ने पुलिस को नहीं बताया। वो जानता था कि तान्या और उसकी मां की चालों और ताकत के साथ पुलिस को बताने से केवल कीमती समय बर्बाद होगा और दोनों बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। उसे खुद ही कुछ करना था। विक्रम, तू कहाँ है? रोहन ने विक्रम को फोन किया। उसकी आवाज तेज लेकिन डरावनी रूप से ठंडी थी। अपने सारे लड़कों को इकट्ठा कर, उस कमीनी तान्या और उसकी मां का पता लगा। तुरंत? क्या हुआ? विक्रम ने घबराकर पूछा। उन्होंने आर्यन और आरव को किडनैप कर लिया है। क्या? विक्रम फोन पर घर जा। उसका गुस्सा भी कम नहीं था। हरामजादे कमीनों की औलाद। तो रुक, मैं अभी आता हूं। जबकि विक्रम अपने सामाजिक संपर्कों का उपयोग करके पता लगा रहा था, रोहन ने स्थिति का विश्लेषण करने के लिए अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की। उन्हें पैसा नहीं चाहिए था, बस उसे प्रिया से दूर करना था। इसका मतलब था कि वे बच्चों को तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे केवल दोनों बच्चों को बंधक बनाकर उस पर दबाव डालना चाहते थे। अचानक विक्रम ने वापस फोन किया। उसकी आवाज बहुत तेज थी। रोहन, मुझे अभी एक बात याद आई। जो चप्पलें तूने दोनों बच्चों के लिए खरीदी थी, क्या वे नई वाली थीं जिनमें जीपीएस चिप लगी होती है? रोहन सन रह गया। हाँ, कुछ दिन पहले उसने इंटरनेट पर स्मार्ट बच्चों की चप्पलें देखी थीं, जो बच्चों के खो जाने पर उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकती थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन और आरव दोनों के लिए एक एक जोड़ी खरीदी थी। आर्यन की चप्पल घटनास्थल पर गिर गई थी, लेकिन आरव की चप्पल का क्या? रोहन ने तुरंत अपने फोन पर ट्रैकिंग ऐप खोला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर एक छोटा सा लाल बिंदु नक्शे पर टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। मिल गया विक्रम, मिल गया। रोहन खुशी और उम्मीद में चिल्लाया। एक पुराना गोदाम हमारे गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, लड़के वहीं इकट्ठा हो रहे हैं, तू तुरंत पहुंच। रोहन ने फोन काट दिया।
उसने जल्दी से बदहवास प्रिया को उठाया। प्रिया, बच्चों की खबर मिल गई है, तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं उन्हें सुरक्षित वापस लाऊंगा। ये कहकर वो कार में चढ़ा। इंजन स्टार्ट किया और रात को चीरते हुए एक तीर की तरह निकल गया। पुराने, सीलन भरे और बदबूदार गोदाम में आर्यन और आरव को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। दोनों बच्चे डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे, गर्मी और सांत्वना ढूंढ रहे थे। आरव भैया, मुझे डर लग रहा है। आर्यन सिसक रहा था, कांप रहा था। आरव, हालांकि वो भी बहुत डरा हुआ था, फिर भी बड़े भाई की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। डर मत, मैं यहां हूं। माँ और पापा रोहन जरूर हमें बचाने आएंगे। सच में भैया? हाँ, सच में। पापा रोहन बहुत ताकतवर हैं। पापा उन बुरे लोगों को मारेंगे और हमें माँ के पास ले जाएंगे। दो बच्चों का अपने पिता पर मासूम और पूर्ण विश्वास, जिनसे वे केवल कुछ ही दिनों से करीब आए थे, उनकी एकमात्र ताकत बन गया, जिसने उन्हें अत्यधिक डर से उभरने में मदद की। बाहर तान्या की मां द्वारा काम पर रखे गए दो आदमी सुस्ती से सिगरेट पीते हुए पहरा दे रहे थे। मालकिन ने कहा है कि बस उन्हें यहां एक रात रखना है, कल उनका बाप डर के मारे खुद ही मालकिन के पास वापस आ जाएगा। सच में हल्का काम और मोटी पगार। बस उन दो बच्चों पर तरस आता है। ठीक उसी समय बाहर से कुछ मोटरसाइकिलें और एक कार अचानक आ गईं। उनकी हेडलाइट्स सीधे गोदाम पर पड़ी, जिससे एक कोना रोशन हो गया। रोहन, विक्रम और उनके कुछ दोस्त गाड़ी से उतरे। उनका जोश उफान पर था। दोनों पहरेदार घबरा गए। वे प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए कि विक्रम के समूह ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें पलक झपकते ही काबू कर लिया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? रोहन ने एक का कॉलर पकड़ा। उसकी आंखें एक जंगली जानवर की तरह लाल हो रही थीं। गोदाम में? वो आदमी डर से हकलाया। रोहन ने एक और शब्द नहीं कहा। उसने अपनी पूरी ताकत से सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया और अंदर घुस गया। कमरा अंधेरा और गंदा था। वो चिंता से कर्कश आवाज में चिल्लाया, आर्यन, आरव, पापा यहां हैं। पापा? एक कोने से दो कमजोर लेकिन उम्मीद भरी आवाजें आईं। रोहन आवाज का पीछा करते हुए गया। उसने देखा कि उसके दो छोटे फरिश्ते कांपते हुए एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। उनके कपड़े गंदे थे, चेहरे आंसुओं और धूल से सने थे। पापा! मुझे ठंड लग रही है। आरव ने अपने पिता की परछाई देखकर सिसकियां लीं। ये दृश्य देखकर रोहन का दिल टुकड़ों में टूट गया। उसकी सारी ताकत, उसका सारा गुस्सा अचानक गायब हो गया। केवल दुख और असीम प्यार बचा था। वो दौड़ा, घुटनों के बल बैठ गया और दोनों बच्चों को गले लगा लिया। पापा यहाँ हैं, पापा को माफ कर दो, पापा को माफ कर दो बच्चों। उसने उन्हें कसकर गले लगाया, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने थोड़ी भी ढील दी तो वे फिर से गायब हो जाएंगे। जिंदगी में पहली बार वो कठोर आदमी, वो युवा अरबपति जिसने कभी एक आंसू नहीं बहाया था, एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। वो अपनी मूर्खता पर रोया। वो उन दुखों पर रोया जो उसके बच्चों को झेलने पड़े थे। वो उन कीमती सालों पर रोया जो खो गए थे। विक्रम और बाकी लोग दरवाजे के बाहर चुपचाप उस आंसू भरे पुनर्मिलन को देख रहे थे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उस रात उस सुनसान गोदाम में केवल दो बच्चों को नहीं बचाया गया था, बल्कि एक पिता ने अपनी आत्मा को भी वापस पा लिया था। अगली सुबह छोटे से गांव में जैसे भूकंप आ गया हो। प्रिया के दोनों बच्चों के अपहरण और फिर रात में खुद रोहन द्वारा उन्हें ढूंढकर बचाने की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रिया के बारे में पहले की बुरी अफवाहें अचानक बंद हो गईं। लोग इस घटना को एक अलग नजर से देखने लगे, एक ऐसी नजर जो माँ बेटों के लिए सहानुभूति और अमानवीय अपराधी के लिए गुस्से से भरी थी। रोहन ने इस मामले को शांत नहीं होने दिया, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को साबित करने और उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए भी काम करना होगा। उसने प्रिया से दृढ़ आवाज में कहा, तुम और बच्चे कपड़े बदलो, हमें चौपाल चलना है। प्रिया ने चिंतित होकर पूछा, चौपाल? रोहन ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे इस मामले को एक बार और हमेशा के लिए सुलझाना है। गांव की चौपाल, एक पवित्र स्थान और पूरे समुदाय की गतिविधियों का केंद्र। रोहन ने रामलाल काका और गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों से सभी को बैठक के लिए सूचित करने का अनुरोध किया था। उसने कहा कि वो एक जरूरी घोषणा करना चाहता है। जब रोहन, आर्यन और आरव का हाथ पकड़कर प्रिया के साथ चौपाल के आंगन में दाखिल हुआ तो सभी की नजरें उन पर टिक गईं। कोई उत्सुक था, कोई असहज,
कोई एक अच्छे नाटक का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी समय तान्या की लाल मर्सिडीज फिर से आ गई। तान्या और उसकी माँ गाड़ी से उतरी। उनके चेहरे गुस्से से तमतमाए हुए थे। उन्होंने सुना था कि रोहन गांव वालों को इकट्ठा कर रहा है और तुरंत समझ गए कि वो क्या करने वाला है। रोहन, तुम यहां क्या तमाशा कर रहे हो? तान्या दौड़ी, रोहन का हाथ प्रिया से छुड़ाने की कोशिश की। रोहन ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। तमाशा? यहां तमाशा तुम कर रही हो तान्या। उसने और कुछ नहीं कहा। प्रिया और दोनों बच्चों को लेकर सीधे चौपाल के चबूतरे पर चढ़ गया, सभी गांव वालों का सामना करते हुए। उसने एक गहरी सांस ली। रामलाल काका से लाउडस्पीकर लिया। सभी गांव के भाइयों और बहनों, रोहन की आवाज साफ और दृढ़ थी, जो पूरे चौपाल में गूंज रही थी। आज मैं, रोहन कुमार, एक ऐसा सच बताना चाहता हूं जिसे मैंने 7 साल तक कायरता से छिपाया और भुला दिया। सभी लोग चुप हो गए, सांस रोककर सुन रहे थे। रोहन प्रिया की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में पछतावा और प्यार भरा था। ये औरत जो मेरे बगल में खड़ी है, प्रिया शर्मा, कोई अजनबी नहीं है। वो वही है जिसे मैंने गहराई से प्यार किया था। जिसे मैंने 7 साल पहले कायरता से छोड़ दिया था। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। उसने नीचे झुककर दोनों बच्चों के कंधों पर हाथ रखा। और ये दोनों बच्चे, आरव और आर्यन, आवारा नहीं है, बिना बाप के नहीं है, जैसा कि जहरीली अफवाहों में कहा गया है। वे मेरे सगे बेटे हैं, इस कुमार खानदान का खून है। एक ऐसी पुष्टि जो पत्थर की लकीर थी। हर कोई हैरान था, अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। 7 साल तक मेरी मूर्खता और कायरता के कारण, दूसरों के धोखे और चालों के कारण, इस माँ और उसके बच्चों को अनगिनत दुख और अपमान झेलना पड़ा। और मैं एक झूठी अमीरी में जी रहा था, ये जाने बिना कि मेरे 2 बेटे हैं। मैं एक बुरा पिता हूं, एक नालायक आदमी हूं। वो मुड़ा और सीधे तान्या और उसकी मां को देखा, जो नीचे आंगन में मूर्ति की तरह खड़ी थीं। और कल जब वे हमें पैसे से अलग नहीं कर सके, तो किसी ने बेरहमी से 2 सिर्फ 4 साल के बच्चों का अपहरण कर लिया। वो अपराधी यहीं आप सबके सामने खड़ा है। उसने सीधे तान्या और उसकी मां की ओर इशारा किया। सभी की नजरें तुरंत उन पर टिक गईं। तान्या की मां का चेहरा खून रहित हो गया। तान्या हकलाने लगी, इनकार करने की कोशिश कर रही थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? विक्रम भीड़ से बाहर निकला, अपने फोन में ऑडियो फाइल चालू की। दोनों अपहरणकर्ताओं की आवाज साफ साफ कबूल कर रही थी कि उन्हें काम पर रखने वाली तान्या की मां श्रीमती वर्मा थीं। सच को ऐसे तरीके से उजागर किया गया था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। लोग गुस्से में चिल्ला उठे। तान्या निराशा में चिल्लाई, अपना सारा विवेक खो बैठी। रोहन, तुम पागल हो गए हो? तुम इन गवार माँ बेटों के लिए सब कुछ छोड़ दोगे? तुम पछताओगे, तुम जरूर पछताओगे। रोहन ने उसे गुस्से से नहीं बल्कि दया से देखा। पछतावा? मुझे केवल एक ही बात का पछतावा है कि मैं जल्दी वापस नहीं आया। इससे बड़ा कोई पछतावा नहीं हो सकता कि तुम्हारा अपना बेटा तुम्हें 4 साल तक चाचा कहे। वो गांव वालों की ओर मुड़ा। उसकी आवाज धीमी लेकिन शक्तिशाली थी। आज से प्रिया और ये दोनों बच्चे मेरे परिवार का हिस्सा है। जो कोई भी उन्हें छुएगा वो मुझे, रोहन कुमार को छुएगा। उन्होंने जो भी अपमान, जो भी दुख सहा है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी लगाकर उसकी भरपाई करूंगा। ये मेरा परिवार है। उसने अपनी बाहें फैलाकर प्रिया और दोनों बच्चों को गले लगा लिया। एक ऐसा आलिंगन जो सुरक्षा और संरक्षण से भरा था। पूरे गांव के सामने उसने आधिकारिक तौर पर अपने परिवार को स्वीकार कर लिया था। उसकी घोषणा ने न केवल सभी अफवाहों को खत्म कर दिया, बल्कि ये एक वादा भी था, उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत। चौपाल में दमदार घोषणा के बाद रोहन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने सबसे पहले एक शानदार बंगला बनाने के बजाय गांव के कुछ कारीगरों के साथ मिलकर उस जर्जर झोपड़ी को तोड़ दिया जो कभी प्रिया और उसके बच्चों का दर्द भरा ठिकाना थी। तुम ये क्या कर रहे हो? प्रिया घबरा गई जब उसने रोहन को एक भारी हथौड़े से पुरानी मिट्टी की दीवार पर मारते देखा। रोहन मुस्कुराया। एक सौम्य मुस्कान जो उसने बहुत समय से नहीं देखी थी। तोड़ रहा हूं ताकि दोबारा बना सकूं। मैं बच्चों और तुम्हें ऐसी जगह पर एक और दिन भी नहीं रहने दे सकता। उसने ईंट या कंक्रीट नहीं चुना, उसने लकड़ी चुनी। उसने कहा कि लकड़ी का घर सादा होता है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा, बिल्कुल परिवार के प्यार की तरह।
वो एक सच्चा घर बनाना चाहता था, एक गर्म घोंसला, ना कि एक ठंडा सोने का पिंजरा। हर दिन रोहन निर्माण स्थल पर मौजूद रहता। अब वो शानदार सूट या चमकदार चमड़े के जूते नहीं पहनता था। वो पुराने काम के कपड़े पहनकर कारीगरों के साथ लकड़ी उठाता, कीलें ठोकता, छत डालता। उसका पसीना उस जमीन पर गिरता था जहां प्रिया और उसके बच्चों ने इतने साल दुख में बिताए थे। उसने कहा कि ये पश्चाताप और प्रायश्चित का पसीना है। आरव और आर्यन बहुत खुश थे। उन्हें अब भारी कबाड़ की गाड़ी नहीं धकेलनी पड़ती थी। हर दिन वे निर्माण स्थल के चारों ओर दौड़ते। उनकी आंखें अपने पिता को काम करते देखकर चमक उठती थी। उनके लिए अपने ऊंचे लंबे पसीने से लथपथ पिता का घर बनाते हुए का दृश्य किसी भी फिल्म के सुपर हीरो से ज्यादा वीर और महान था। पापा, आप ये क्या बना रहे हैं? आरव ने उत्सुकता से पूछा जब उसने रोहन को ध्यान से एक लकड़ी के तख्ते को तराशते देखा। पापा एक खिड़की बना रहे हैं ताकि हर सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आकर मेरे 2 आलसी सुअरों को जगा सके। रोहन ने काम करते हुए बच्चों को छेड़ा। हम आलसी सुअर नहीं हैं। आर्यन ने मुंह फुलाया, लेकिन फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। प्रिया दूर से तीनों को देखती रही। उसका दिल एक अवर्णीय गर्म भावना से भर गया। इतने सालों का घाव अभी भी वहां था। वो तुरंत ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन रोहन के हर काम में ईमानदारी धीरे धीरे उसे शांत कर रही थी। उसे अब एक दूर का ठंडा जनरल मैनेजर नहीं दिखता था, बल्कि एक साधारण आदमी दिखता था जो अपनी खोई हुई चीजों को फिर से बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। घर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया। एक सादा लेकिन मजबूत 3 कमरों का लकड़ी का घर, ठीक उसी पुरानी झोपड़ी की जमीन पर। लाल खपरेल की छत, नीले रंग से रंगी लकड़ी की खिड़कियां। घर के सामने रोहन ने एक छोटा सा आंगन बनाया और खुद एक बोगनविलिया का मंडप बनाया। उसने कहा कि बाद में आरव और आर्यन को खेलने की जगह मिलेगी और प्रिया को चांदनी रात में बैठकर हवा खाने की। नए घर में जाने के दिन प्रिया को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि रोहन ने सब कुछ तैयार कर लिया था। नए आरामदायक बिस्तर से लेकर खाने की मेज और रसोई के सबसे छोटे बर्तनों तक, सब कुछ सरल, आरामदायक और दिखावे से रहित था। नए घर में पहली रात अचानक बारिश होने लगी। अपनी गहरी आदत के अनुसार प्रिया चौंक कर उठी और पानी इकट्ठा करने के लिए पतीले और बर्तन ढूंढने लगी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अब पहले की तरह टप टप की दिल दहला देने वाली आवाज नहीं आ रही है। केवल छत पर बारिश की एक समान सुखद आवाज आ रही है, जो एक लोरी की तरह लग रही थी। वो अपने दोनों बच्चों को नए बिस्तर पर गहरी नींद में सोता हुआ देखने लगी। उनके चेहरे गुलाबी थे, मुंह सपनों में हल्की मुस्कान के साथ खुला था। ठीक उसी समय आरव ने धीरे से करवट ली। उसने आंखें मली और नींद में हल्की आवाज में कहा, जिसे प्रिया सुन सकती थी, माँ, हमारे घर में अब पानी नहीं टपकता। रात की शांत बारिश में एक बच्चे का साफ बयान प्रिया को अपने आंसू रोकने में असमर्थ कर गया। लेकिन इस बार ये खुशी और शांति के आंसू थे। वो बरामदे में गई जहां रोहन चुपचाप बारिश देख रहा था। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज अभी भी गहंगाव थी। रोहन मुड़ा और उसे देखा। उसकी आंखें कोमल और गर्म थीं। धन्यवाद मत कहो, ये मेरा कर्तव्य था। प्रिया, ये हमारा घर है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। इस बार प्रिया ने हाथ नहीं हटाया। उसके हाथ की गर्मी, जो मेहनत के दिनों से खुरदरी हो गई थी, ने उसे एक पूर्ण सुरक्षा और विश्वास का एहसास कराया। आंगन में बोगनविलिया का मंडप भले ही नया लगाया गया था, ऐसा लग रहा था कि वो भी अंकुरित होने लगा है, एक उज्जवल भविष्य का वादा करते हुए। प्रिया और उसके बच्चों की जिंदगी एक नए, शांत और पूर्ण अध्याय में प्रवेश कर गई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुश्किलें उन्हें पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहती थीं। एक सुबह जब रोहन बरामदे में बैठकर आरव और आर्यन को अक्षर सिखा रहा था, तानिया की लाल मर्सिडीज फिर से गली के नुक्कड़ पे दिखाई दी। इस बार तानिया अकेली नहीं थी, बल्कि अपनी मां के साथ थी। अपहरण का मामला उजागर होने के बाद तानिया के परिवार की प्रतिष्ठा बुरी तरह प्रभावित हुई थी। बड़े व्यापारिक साझेदार दूर होने लगे। कंपनी के शेयर बिना रुके गिरने लगे। श्रीमती वर्मा, तानिया की मां, ने हर संभव कोशिश की, लेकिन स्थिति को नहीं बचा सकी। जल्द ही एक समय का शक्तिशाली वर्मा समूह आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित हो गया।
श्रीमती वर्मा समझ गईं कि स्थिति को बचाने और फिर से शुरुआत करने का एकमात्र तरीका रोहन की माफी और समर्थन प्राप्त करना है। माँ बेटी आंगन में दाखिल हुईं। अब उनमें पहले जैसा अहंकार या घमंड नहीं था। श्रीमती वर्मा का चेहरा थका हुआ था और तान्या का चेहरा खोखला। उसकी आंखें बहुत रोने से सूजी हुई थीं। रोहन, श्रीमती वर्मा ने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी और पछतावे से भरी थी। बेटा, मुझे पता है मैं गलत थी। बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी अंधी मूर्खता के लिए वो घुटनों के बल बैठने ही वाली थी कि रोहन ने तेजी से आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया। आंटी, ऐसा मत कीजिए, जो हुआ सो हुआ। तान्या आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोहन को देखा। उसकी आंखों में दर्द और लालसा थी। रोहन, मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हें खोने से बहुत डरती थी, इसलिए मैंने वो मूर्खतापूर्ण काम किए। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकते हो? प्रिया घर के अंदर से बाहर आई, चुपचाप दरवाजे पर खड़ी रही। एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप देख रही थी। आरव और आर्यन ने अजनबियों को देखा तो डरकर अपने पिता के पीछे छिप गए। उनकी आंखों में सतर्कता थी। रोहन ने तान्या को देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, केवल एक अजीब सी शांति थी। तान्या, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? तान्या ने एक मशीन की तरह सिर हिलाया। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं, रोहन। रोहन हल्की उदास मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। पिछले 7 सालों में क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि क्या मैं सच में खुश हूं? क्या तुमने कभी उन रातों को महसूस किया जब मैं सो नहीं पाता था? उन पलों को जब मैं चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहता था? या तुम्हें केवल इस बात की परवाह थी कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? एक शानदार जीवन, एक ऐसा पद जिसकी दूसरे प्रशंसा करें। तान्या सन्न रह गई। उसने कभी इन बातों के बारे में नहीं सोचा था। उसके लिए प्यार का मतलब अधिकार जताना था। रोहन एक जीत की ट्रॉफी की तरह था। उसकी सफलता का प्रतीक, रोहन ने आगे कहा। उसकी आवाज साफ और स्पष्ट थी। तुम मुझसे प्यार नहीं करती तान्या। तुम सिर्फ अरबपति रोहन कुमार की पत्नी के खिताब से प्यार करती हो। तुम दूसरों की प्रशंसा से प्यार करती हो। उस शानदार जीवन से प्यार करती हो जो मैं तुम्हें देता था। तुम उस जीत की भावना से प्यार करती हो जब तुमने मुझे प्रिया से छीन लिया था। ये प्यार नहीं है, ये स्वार्थ और महत्वाकांक्षा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तान्या ने सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल की गहराई में वो जानती थी कि रोहन ने हर शब्द सही कहा था। रोहन प्रिया की ओर मुड़ा, उस औरत की ओर जिसने उसके लिए इतना दुख सहा था, जो अभी भी चुपचाप खड़ी थी, बिना किसी शिकायत के। फिर उसने अपने 2 बच्चों को देखा जो उसके और उसके प्यार का प्रतीक थे। सच्चा प्यार, रोहन ने कहा। उसकी आंखें अभी भी प्रिया पर टिकी थी, जैसे वो पूरी दुनिया से कह रहा हो, तब होता है जब तुम अपने प्यार को खुश देखकर खुद भी खुश महसूस करते हो। ये त्याग की भावना है, न कि अधिकार की। ये क्षमा है, न कि अंधी ईर्ष्या। ये तब है जब तुम्हारे जैसा बुरा आदमी भी एक ऐसी औरत पाता है जो उसे फिर से शुरू करने का मौका देने को तैयार है। वो तान्या की ओर मुड़ा। उसकी आंखें दृढ़ थीं। मेरे पास एक बार ऐसा प्यार था और मैंने उसे मूर्खता से खो दिया। अब मैंने उसे वापस पा लिया है। मैं एक और गलती नहीं कर सकता। हमारी कहानी सच में खत्म हो गई है तान्या। रोहन के शब्द निर्णायक थे। तान्या को कोई उम्मीद नहीं दी। वो समझ गई कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसके सामने खड़ा आदमी भले ही अभी भी रोहन था, लेकिन उसका दिल अब उसका नहीं था। श्रीमती वर्मा ने देखा कि स्थिति को बचाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ खींचा। चलो घर चलें बेटा, अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। तान्या ने अपनी मां को खींचने दिया, लेकिन कार में बैठने से पहले उसने आखिरी बार रोहन को देखा। उसकी आवाज दर्द से टूट रही थी। रोहन, मैं तुमसे प्यार करती थी या तुम्हारे पास जो था उससे, ये सवाल मैं सोचूंगी। तुम्हें खुशी मिले। कार चली गई। एक खामोशी छोड़ गई। देर से मांगी गई माफी कही जा चुकी थी, लेकिन जो टूट गया था उसे जोड़ा नहीं जा सकता था। ये केवल एक गलतियों और झूठ से भरे अतीत में एक आखिरी विदाई थी। शांत जीवन वास्तव में वापस आ गया। रोहन ने आरव और आर्यन को किंडरगार्टन में दाखिला दिलाने का फैसला किया। उसने शहर के महंगे अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों को नहीं चुना, बल्कि दोनों बच्चों को गांव के प्री स्कूल में दाखिला दिलाया, जहां उनके हमउम्र दोस्त थे। गांव का जाना पहचाना और गर्म माहौल था।
स्कूल के पहले दिन आरव और आर्यन बहुत उत्साहित थे। उन्होंने नए कपड़े पहने, नए बैग लटकाए जिन पर सुपर हीरो की तस्वीरें थीं जो पापा ने खरीदी थीं। रोहन और प्रिया दोनों ने अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें क्लास तक पहुंचाया। अपने छोटे बच्चों को चहकते हुए और जल्दी से दोस्तों के साथ घुल-मिल जाते देखकर उनका दिल अजीब तरह से गर्म हो गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बच्चे कभी कभी बहुत मासूम होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत क्रूर भी। बड़ों की कहानियां, अभी तक खत्म न हुई अफवाहें उनके साफ सुथरी दुनिया में घुस गई थीं। खेल के समय टीटू नाम का एक लड़का, जो गांव के एक ऐसे व्यक्ति का बेटा था जो प्रिया को पसंद नहीं करता था, दौड़कर आया और आर्यन को जोर से धक्का दिया। मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा। आर्यन हैरान रह गया। क्यों नहीं खेलोगे मेरे साथ? मेरी माँ कहती है कि तेरे पापा तेरी माँ को प्यार नहीं करते। तेरे पापा तेरी माँ को छोड़कर किसी और के पास चले गए थे। तेरे पापा को तुम लोगों की जरूरत नहीं है। टीटू ने अकड़कर जोर से कहा ताकि दूसरे बच्चे भी सुन सके। कुछ और बच्चे भी हंसने लगे। हाँ सही है, जिसके पापा मम्मी प्यार नहीं करते। आर्यन ने होंठ कसकर भींच लिए। उसके छोटे हाथ मुट्ठी में बंध गए। वो रोया नहीं, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे अपने पापा की बात याद थी जो उन्होंने चौपाल में कही थी। उसे अपने पापा का गर्मजोशी भरा आलिंगन याद था। पापा उससे प्यार करते थे। नहीं, आर्यन ने कांपती आवाज में जवाब दिया। मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं, आरव से प्यार करते हैं। और मेरी माँ से भी। झूठा कहीं का, टीटू ने हंसकर कहा। अगर प्यार करते तो इतने समय तक क्यों चले गए थे? मेरे पापा तो रोज मम्मी और मेरे साथ खाना खाते हैं। टीटू की बात एक चाकू की तरह आर्यन के दिल में चुभ गई। हाँ, पापा इतने लंबे समय तक क्यों चले गए थे? पापा अब क्यों वापस आए हैं? एक 4 साल का बच्चा बड़ों की जटिलताओं और उलझनों को नहीं समझ सकता। एक छोटा सा संदेह उसके मासूम दिमाग में घर करने लगा। आरव ने देखा कि उसके भाई को तंग किया जा रहा था। वो दौड़कर आया, अपनी बाहें फैलाकर अपने भाई के सामने खड़ा हो गया। तुम लोग आरव भज्जा को ऐसे नहीं कह सकते। पापा रोहन हमसे प्यार करते हैं। पापा रोहन? देखा तुमने, वो उसे पापा भी नहीं कहता, वो उसे पापा रोहन कहता है। टीटू को और मजा आया। वो हंस हंस कर लोटपोट हो गया। बच्चों की लड़ाई को टीचर ने देख लिया और समय पर रोक दिया, लेकिन दिल का घाव वहीं बना रहा, सुलगता और दर्द करता रहा। शाम को रोहन अपने बच्चों को लेने आया। उसने देखा कि दोनों बच्चे सुबह की तरह खुश और उत्साहित नहीं थे। वे चुपचाप उसके बगल में चल रहे थे। एक शब्द भी नहीं कह रहे थे। घर पहुंचकर खाने के समय आर्यन ने अचानक चम्मच रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा? हाँ, पापा यहां है। क्या हुआ बेटा? रोहन ने प्यार से कहा। क्या सच में आप हमसे प्यार नहीं करते? रोहन सन्न रह गया। प्रिया भी चिंतित होकर अपने बेटे को देखने लगी। तुम पापा से ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। स्कूल में दोपहर से दबा हुआ सारा गुस्सा अब फूट पड़ा था। टीटू कहता है, वो कहता है कि पापा ने हमें और माँ को छोड़ दिया था। पापा को हमारी जरूरत नहीं है। वो कहता है कि अगर पापा प्यार करते तो इतने लंबे समय तक नहीं जाते। बेटे के टूटे फूटे शब्द हजारों सुइयों की तरह रोहन के दिल में चुभ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि चाहे वो कितनी भी भरपाई करने की कोशिश करे, अतीत के घाव अभी भी वहां थे, सुलग रहे थे और किसी भी समय उसके बच्चों को दर्द दे सकते थे। उसने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहाना नहीं बनाया। वो उठा, आगे बढ़कर आर्यन को गले लगा लिया। पापा को माफ कर दो, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भर आई थी। पापा को माफ कर दो कि वे बहुत देर से आए। उसने अपने बेटे को कस कर गले लगाया ताकि वो उसके अटूट प्यार को महसूस कर सके। लेकिन बेटा, पापा पर विश्वास करो। पापा आर्यन से, आरव से और माँ प्रिया से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बड़ों की बातें बहुत जटिल होती हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो पापा तुम्हें सब बताएंगे। लेकिन एक बात कभी नहीं बदलेगी, वो ये है कि पापा तुमसे प्यार करते हैं। आरव भी दौड़कर पापा के पैरों से लिपट गया। मुझे आप पर विश्वास है, टीटू झूठ बोल रहा है। आर्यन अभी भी रो रहा था, लेकिन उसका रोना कम हो गया था। उसने अपना सिर पापा के गर्म सीने में छिपा लिया, सुरक्षा और संरक्षण ढूंढ रहा था। उसने अपनी आंसू भरी आंखें उठाईं और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने रोहन और प्रिया दोनों को भावुक कर दिया। पापा, आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन आप बस देर से आए हैं ना पापा? हाँ। रोहन ने अपने बेटे के माथे पर चूमा। उसके आंसू भी बहने लगे थे। पापा देर से आए, लेकिन पापा वादा करते हैं कि अब से पापा कभी कहीं नहीं जाएंगे।
पापा हर दिन यहाँ रहेंगे, तुम दोनों को स्कूल ले जाने के लिए, तुम लोगों के साथ खाना खाने के लिए, ठीक है? जी। आर्यन ने सिर हिलाया। उसकी छोटी बाहों ने पापा की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उस रात रोहन को एहसास हुआ कि एक घर बनाना आसान है, लेकिन बच्चों के दिलों में विश्वास को फिर से बनाना और अदृश्य घावों को भरना, ये एक बहुत लंबा और कठिन सफर है। स्कूल की घटना के बाद रोहन जानता था कि उसे कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो घर बनाने या भौतिक भरपाई से भी ज्यादा जरूरी है। उसे प्रिया और अपने बच्चों को एक आधिकारिक पहचान देनी थी, दुनिया की बातों के सामने एक सबसे मजबूत गारंटी। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा था, रोहन अचानक प्रिया के सामने एक घुटने पर बैठ गया। उसके हाथ में कोई चमकदार हीरे की अंगूठी नहीं थी, बल्कि घास के तिनकों से जल्दी में बनाई गई एक सादी और सच्ची अंगूठी थी। आरव और आर्यन ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। प्रिया, मुझसे शादी करोगी? रोहन की आवाज सच्ची और विनती भरी थी, जिसमें कोई झूठ नहीं था। मुझे पता है कि अब ये कहना बहुत देर हो चुकी है। मुझे ये भी पता है कि मैंने तुम्हें जो घाव दिए हैं वे पूरी तरह से नहीं मिट सकते, लेकिन ये प्रस्ताव। उसने सिर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा, एक ऐसी नजर जिसमें सारा पछतावा और असीम प्यार था। गलती सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि मैं आधिकारिक तौर पर इन बच्चों का पिता बन सकूं, ताकि मैं तुम्हें सम्मान से अपनी पत्नी कह सकूं, ताकि हर सुबह उठकर मैं तुम तीनों को देख सकूं, ताकि हम सच में एक परिवार बन सके। प्रिया सन्न रह गई, उसके गालों पर आंसू बहने लगे। 7 साल पहले उसने अनगिनत बार ऐसे प्रस्ताव का सपना देखा था, लेकिन उस समय उसके सामने खड़ा आदमी एक अलग रास्ता चुन चुका था। अब इतने तूफानों के बाद वो यहाँ एक साधारण घास की अंगूठी के साथ घुटनों पर बैठा था, लेकिन एक ऐसे सच्चे दिल के साथ जो दुनिया के किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती था। उसके जवाब देने से पहले आरव दौड़ कर आया और अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, हाँ कह दो, प्लीज माँ, हाँ कह दो। आर्यन भी आगे बढ़ा और प्रिया का हाथ पकड़कर हिलाने लगा। माँ, पापा से शादी कर लो ताकि टीटू मुझे और न चिढ़ाए। 2 बच्चों के मासूम शब्दों ने एक जादुई दवा की तरह काम किया। प्रिया के दिल में सभी हिचकिचाहटों और सुलगते घावों को शांत कर दिया। उसने रोहन को देखा और फिर अपने 2 बच्चों को। हाँ, वो केवल अपने लिए नहीं जी रही थी, उसे अपने बच्चों को एक पूरा घर, एक सच्चा परिवार देना था। उसने धीरे से सिर हिलाया, खुशी के आंसू फूट पड़े। हाँ, रोहन खुशी से झूम उठा। उसने कांपते हाथों से घास की अंगूठी उसकी अनामिका में पहनाई। वो उठा और तीनों को एक साथ गले लगा लिया, एक बहुत ही कसकर, बहुत गर्मोशी भरा आलिंगन। पापा, आरव ने उसकी बाहों में खुशी से चहकते हुए कहा। तो अब आप हमेशा हमारे घर में रहेंगे, है ना? आप अब कहीं नहीं जाएंगे, है ना पापा? हाँ। रोहन मुस्कुराया, आरव के माथे पर एक चुंबन दिया। पापा अब हमेशा हमारे घर में रहेंगे, कभी कहीं नहीं जाएंगे। शादी किसी 5 स्टार होटल में नहीं हुई, ना ही सुपर कारों का काफिला था, ना ही मीडिया का शोर शराबा। ये एक छोटी सादी शादी थी जो घर के आंगन में उसी बोगनविलिया के मंडप के नीचे आयोजित की गई थी जिसे रोहन ने लगाया था। मेहमानों में केवल विक्रम, रामलाल काका और वे करीबी पड़ोसी थे जिन्होंने प्रिया और उसके बच्चों की मुश्किल दिनों में मदद की थी। प्रिया ने एक सादा, पवित्र सफेद लहंगा पहना था। रोहन ने एक सलीकेदार सूट पहना था। 2 छोटे बेस्टमैन कोई और नहीं बल्कि आरव और आर्यन थे। उन्होंने सफेद शर्ट और बोटाई पहनी थी। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे और वे हर जगह दौड़ रहे थे। तालियों और सभी की सच्ची शुभकामनाओं के बीच रोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे असली शादी की अंगूठी पहनाई। अंगूठी बहुत ज्यादा अलंकृत नहीं थी, लेकिन उसके अंदर चारों के नाम खुदे थे, रोहन, प्रिया, आरव, आर्यन। उसने फुसफुसाया, बस इतना कि वो सुन सके, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक ऐसी मुस्कान जो 7 सालों में कभी नहीं आई थी। ये एक शांत, बिना दिखावे की शादी थी, लेकिन इसमें परिवार शब्द का पूरा अर्थ समाहित था। ये एक नए सफर की शुरुआत थी, जहां तूफान पीछे रह गए थे, केवल प्यार, क्षमा और बच्चों की साफ सुथरी हंसी बची थी, जबकि रोहन का छोटा सा परिवार खुशी और हंसी से भरा था। एक और जगह तानिया की जिंदगी एक अथाह खाई में गिर गई थी। रोहन द्वारा सगाई तोड़ने और सबके सामने सब कुछ उजागर करने के बाद तानिया के परिवार की कंपनी डूब गई। बड़े साझेदारों ने अनुबंध रद्द कर दिए,
शेयरधारक भाग गए, बैंक ने कर्ज वापस मांग लिया। श्रीमती वर्मा, तान्या की मां, ने हर संभव कोशिश की, हर जगह भागी, लेकिन कुछ नहीं बचा सकी। जल्द ही एक समय का शक्तिशाली वर्मा समूह आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित हो गया। बंगला, शानदार कारें, महंगे ब्रांडेड सामान, सब कुछ सील कर दिया गया। एक राजकुमारी की तरह रेशम में पली बढ़ी तान्या अचानक एक कंगाल बन गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन सबसे बुरी बात पैसा खोना नहीं थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे अपनी सगी मां ने छोड़ दिया था। श्रीमती वर्मा, एक व्यवहारिक और क्रूर महिला, जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का अब कोई उपयोग नहीं है, वो उन्हें अपना साम्राज्य फिर से बनाने में मदद नहीं कर सकती, तो उन्होंने सारा दोष तान्या पर डाल दिया। सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी मूर्खता और ईर्ष्या के कारण मैंने सब कुछ खो दिया। एक तीखी लड़ाई के बाद श्रीमती वर्मा ने जो कुछ बचा था उसे इकट्ठा किया और विदेश में अपने एक रिश्तेदार के पास रहने चली गईं, तान्या को अपने करियर और परिवार के खंडारों के बीच अकेला छोड़कर। तान्या के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे अपने आखिरी बचे हुए गहने बेचने पड़े ताकि वो एक गरीब मजदूरों के इलाके में एक छोटा सीलन भरा कमरा किराए पर ले सके। जिस जिंदगी को वो कभी तिरस्कार से देखती थी, अब वही उसकी क्रूर हकीकत थी। एक दिन अत्यधिक निराशा और अकेलेपन में तान्या ने अनजाने में रोहन के गांव की बस पकड़ ली। उसे भी नहीं पता था कि वो क्यों जा रही थी। शायद वो बस अतीत का कुछ हिस्सा ढूंढना चाहती थी, भले ही वो एक दर्दनाक अतीत हो। वो पैदल बस्ती तक गई। दूर से उसने नया सुंदर लकड़ी का घर देखा जो जर्जर घरों के बीच चमक रहा था। उसने देखा कि बोगनविलिया का मंडप फूलों से लदा हुआ था और उस मंडप के नीचे एक ऐसा दृश्य था जिसने उसके दिल में एक दर्दनाक छुरा घोंप दिया। रोहन लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर धैर्यपूर्वक आरब और आर्यन को कहानी सुना रहा था। प्रिया बगल में बैठी एक ऊनी स्वेटर बुन रही थी। कभी कभी वो सिर उठाकर तीनों को देखती। उसके होठों पर एक कोमल और संतुष्ट मुस्कान थी। सुनहरी शाम की धूप उन पर पड़ रही थी, एक गर्म और शांत पारिवारिक तस्वीर बना रही थी। दोनों बच्चों की साफ सुथरी हंसी गूंजी। पापा, और पढ़ो, खरगोश और कछुए की दौड़ वाली कहानी बहुत अच्छी है। ठीक है पापा, आगे पढ़ते हैं। कछुआ हालांकि धीमा था, लेकिन वो बहुत दृढ़ था। तान्या वहां एक पेड़ के पीछे छिपी चुपचाप देखती रही। उसने देखा कि रोहन अब वो ठंडा, दूर का जनरल मैनेजर नहीं था जिसे वो जानती थी। वो अब एक पिता, एक पति था। उसकी आंखें उस कोमलता से भरी थीं जो उसे कभी नहीं मिली थी। उसे अचानक रोहन का सवाल याद आया, तुम मुझसे प्यार करती थी या मेरे पास जो था उससे? अब उसे जवाब मिल गया था। उसने उससे प्यार किया था जो उसके पास था, और जब उसके पास वे चीजें नहीं रहीं, जब उसने परिवार के साथ एक सादा जीवन चुना, तो वो उसे और भी अजनबी और खुश लगी। एक गर्म आंसू तान्या के गाल पर लुढ़क गया। यह ईर्ष्या या नफरत का आंसू नहीं था, यह एहसास और देर से हुए पछतावे का आंसू था। उसे एहसास हुआ कि वो हार गई है, प्रिया से नहीं बल्कि अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा से। वो चुपचाप मुड़ी और ढलती शाम में चली गई। उसकी परछाई लंबी अकेली थी। उसे नहीं पता था कि कल क्या होगा, जिंदगी कहाँ जाएगी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी जिंदगी का पुराना अध्याय सच में बंद हो गया है। शायद ये वो समय था जब उसे एक अलग जिंदगी जीना सीखना था। एक ऐसी जिंदगी जिसमें रोहन नहीं था, कोई शान शौकत नहीं थी, केवल वो खुद थी। जिंदगी इसी तरह एक शांत नदी की तरह बहती रही। रोहन अपने बड़े समूह को चलाने के लिए शहर वापस नहीं गया। उसने सारी शक्तियां विक्रम और निदेशक मंडल को सौंप दी। केवल इतना हिस्सा रखा कि परिवार एक समृद्ध लेकिन बहुत ज्यादा दिखावे वाला जीवन जी सके। उसने प्रिया से कहा, बहुत ज्यादा पैसा भी सिर्फ बेजान नंबर होते हैं। परिवार के साथ शांति ही सबसे कीमती संपत्ति है जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता। उसने गांव में ही रहने का फैसला किया। लकड़ी का घर ही उसकी पूरी दुनिया बन गया। सुबह वो जल्दी उठता और प्रिया के साथ घर के पीछे छोटे से बगीचे में जाता। प्रिया हरी भरी सब्जियों की क्यारियों की देखभाल करती और रोहन अपने नए बनाए मुर्गी के दड़बे में व्यस्त रहता। उसने जमीन खोदना, बीज बोना, मुर्गियों को दाना देना सीखा। वे हाथ जो केवल करोड़ों के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के आदी थे, अब मेहनत से कठोर हो गए थे। लेकिन उसके होठों पर मुस्कान कभी इतनी उज्जवल और सच्ची नहीं थी। देखो, मेरी सब्जियों की क्यारी कितनी हरी भरी हो गई है।
प्रिया ने खुशी से अपनी फसल दिखाई। मेरी मुर्गियां भी अंडे देने लगी हैं, रोहन ने एक गरम अंडा उठाते हुए कहा। आज रात आरव और आर्यन के लिए स्वादिष्ट ऑमलेट बनेगा। दोनों बच्चे अब पूरी तरह से माता पिता दोनों के साथ जीवन के आदी हो गए थे। वे अब पहले की तरह शर्मीले या डरे हुए नहीं थे, बल्कि प्यार से भरे बच्चों की शरारत और चंचलता थी। स्कूल से आने के बाद वे टीवी देखने के लिए घर में नहीं भागते, बल्कि आंगन में दौड़ते। आरव अपनी माँ को अपनी ड्राइंग में मिले 10 बाय 10 दिखाता। आर्यन अपने पिता के पास दौड़ता, परिवार की एक टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर दिखाता। तस्वीर में एक घर था, एक मुस्कुराता हुआ सूरज था और 4 लोग हाथ पकड़े हुए थे। शाम को पूरा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा होता। अब वे उबली हुई सब्जी और पानी वाली दाल के साथ सफेद चावल के भोजन नहीं थे। भोजन अब बेहतर था, जिसमें मांस, मछली और बच्चों का पसंदीदा ऑमलेट होता था। लेकिन सबसे कीमती चीज मेज पर खाना नहीं, बल्कि परिवार का गर्म माहौल था। हंसी मजाक की आवाजें, रोहन का बच्चों से स्कूल के बारे में पूछना, प्रिया का प्यार से अपने पति और बच्चों को खाना परोसना। खाने के बाद रोहन फिर से अपने 2 बेटों का निजी शिक्षक बन जाता। वो उन्हें कोई ऊंची ऊंची चीजें नहीं सिखाता था, वो उन्हें अक्षर, संख्याएं सिखाता, उन्हें बहादुरी और दयालुता की परियों की कहानियां सुनाता। उस दिन जब रोहन दोनों बच्चों को लिखना सिखा रहा था, आरव ने थोड़ी देर लिखने के बाद अपने छोटे से ब्लैकबोर्ड पर अपने पहले जोड़े हुए कुछ शब्द लिखे। उसने अपना नाम नहीं लिखा, ना ही अपने माता पिता का नाम लिखा। उसने एक बहुत ही खास सूत्र लिखा, पापा जमा माँ जमा आरव जमा आर्यन जमा घर। उसने गर्व से बोर्ड उठाकर पूरे परिवार को दिखाया। रोहन और प्रिया ने अपने बेटे के टेढ़े मेढ़े लेकिन सार्थक शब्दों को देखा। अनजाने में उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखें नम थीं। हाँ, घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, बल्कि प्यार से बनता है। घर वो जगह है जहां पापा, माँ और भाई बहन होते हैं। एक सरल सूत्र जिसे एक 4 साल के बच्चे ने समझ लिया था, और वे बड़े जिन्हें इसे समझने में इतना दुख झेलना पड़ा था। रोहन ने अपनी बाहें फैलाकर तीनों को गले लगा लिया। ये सादा घर बाहर के शानदार बंगलों और विशाल संपत्तियों की तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन उसके लिए ये दुनिया की हर चीज से ज्यादा पूर्ण और कीमती था, क्योंकि यहां वो सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। प्यार, शांति और उन लोगों की साफ सुथरी हंसी जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उस रात चांद बहुत चमकीला था। चांद की रोशनी खिड़की से होकर आरव और आर्यन के कमरे में उनके छोटे बिस्तरों पर पड़ रही थी, जिससे फर्श पर चांदी की धारियां बन रही थीं। रोहन और प्रिया की आदत थी कि वे हर रात बच्चों को शुभ रात्रि कहने उनके कमरे में जाते थे, लेकिन आज जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। उत्सुकतावश दोनों दरवाजे के पास छिपकर सांस रोककर सुनने लगे। ये आरव और आर्यन की आवाज थी, जो सोने से पहले एक दूसरे से बात कर रहे थे। आरव, आर्यन ने धीरे से कहा, क्या तुमने देखा है कि माँ आजकल बहुत मुस्कुराती है? हाँ बिल्कुल, आरव ने तुरंत जवाब दिया। माँ मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती है। पापा भी बहुत मुस्कुराते हैं। पापा अब वैसे उदास नहीं रहते जैसे जब वे नए नए आए थे। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे अब अपना घर बहुत पसंद है। हर दिन पापा और माँ दोनों के साथ खाना खाने को मिलता है। बहुत मजा आता है। मुझे भी पसंद है। सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब पापा हम दोनों को अपनी पीठ पर लादकर आंगन में घुमाते हैं। दोनों बच्चे थोड़ी देर चुप रहे, शायद अपनी अपनी खुशी की सोच में डूबे हुए थे। फिर आरव ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। आरव भैया, मुझे बहुत डर लगता है। किस बात का डर? मुझे डर है कि एक दिन पापा फिर से चले जाएंगे, जैसे टीचर कहानियों में सुनाती हैं। पापा काम करने दूर चले जाते हैं और फिर हमारे घर में पापा नहीं होंगे, सिर्फ हम तीनों होंगे। एक बच्चे का अस्पष्ट डर रोहन और प्रिया के दिलों को दुखी कर गया। वे सोच भी नहीं सकते थे कि भले ही जीवन शांत हो गया हो, लेकिन अतीत की परछाइयां अभी भी उनके बच्चों के मासूम दिमाग में गहराई से बसी हुई थीं। आर्यन ने बड़े भाई की तरह व्यवहार किया। उसने अपने भाई के कंधे पर थपथपाकर उसे सांत्वना दी। डर मत, पापा ने वादा किया है, वे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर गए तो? आरव की आवाज अभी भी चिंता और असुरक्षा से भरी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद आर्यन को एक विचार आया। चलो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या होती है भैया? हम भगवान से बात करते हैं। माँ कहती है कि अच्छे बच्चे जब प्रार्थना करते हैं
तो भगवान सब सुनता है। तो चलो प्रार्थना करते हैं भैया, जल्दी करो। रोहन और प्रिया सांस रोककर सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके 2 छोटे बच्चे बिस्तर पर उठकर बैठ गए, अपने छोटे हाथ छाती के सामने जोड़ लिए, आंखें बंद कर लीं। आर्यन ने पहले प्रार्थना की। उसकी आवाज एक बूढ़े आदमी की तरह गंभीर थी। हे भगवान, मैं आर्यन हूँ। धन्यवाद भगवान कि आपने पापा रोहन को हमारे पास वापस भेज दिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। मैं अब टीटू से नहीं लड़ूंगा। प्लीज भगवान, मेरे पापा मम्मी को अब और अलग मत करना। आरव की बारी आई। उसने भी अपने भाई की नकल करते हुए हाथ जोड़े। उसकी आवाज झरने की तरह साफ थी। जी मैं आरव हूँ। मैं भी वादा करता हूँ कि मैं खूब खाना खाऊंगा, अब नखरे नहीं करूंगा। प्लीज भगवान, मुझे हमेशा पापा और माँ के साथ खाना खाने देना। मुझे नए खिलौने नहीं चाहिए। अपने 2 बच्चों की मासूम, सच्ची और दिल को छू लेने वाली प्रार्थना सुनकर प्रिया अब और खुद को रोक नहीं सकी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश की। रोहन को भी लगा कि उसकी नाक में जलन हो रही थी। उसने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। दोनों एक दूसरे से टिककर खुशी और दुख में चुपचाप रोए। उन्होंने अपने बच्चों को इतना बड़ा घाव दिया था कि अब उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस एक पूरा पारिवारिक भोजन, पापा और माँ दोनों की उपस्थिति थी। वे कमरे में नहीं गए। डर था कि वे बच्चों के पवित्र और निजी पल को तोड़ देंगे। दोनों चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। उस रात रोहन ने प्रिया को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने उसके कान में फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे, बच्चों से और अपने जमीर से वादा करता हूं, बच्चों की प्रार्थना जरूर पूरी होगी। वो जानता था कि उसका वादा अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिम्मेदारी, जीवन और वो सब कुछ है जिसे उसे अपनी बाकी की जिंदगी लगाकर बचाना और पूरा करना है। एक और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चों की प्रार्थना सुनने के बाद रोहन परिवार के साथ हर कीमती पल को और भी ज्यादा संजोने लगा। वो अपने 2 बेटों के लिए कुछ खास करना चाहता था, पैसे से नहीं बल्कि अपने हाथों और प्यार से। उसे याद आया कि बगीचे के कोने में एक पुराना सूखा आम का पेड़ था। ये वही आम का पेड़ था जिसे उसके पिता ने तब लगाया था जब वो छोटा था। उसने फैसला किया कि वो उसी पेड़ की लकड़ी का उपयोग करके आरव और आर्यन के लिए एक स्टडी टेबल बनाएगा, एक ऐसा तोहफा जिसमें पिता का प्यार और दादा की यादें दोनों हों। कई दिनों तक रोहन आंगन में व्यस्त रहा। उसने खुद पेड़ काटा, लकड़ी चीरी। आरी और छेनी की आवाज बगीचे के एक कोने में गूंजती रही। धूप ने उसकी पीठ को पसीने से भिगो दिया। लकड़ी का बुरादा उसके बालों और चेहरे पर चिपक गया, लेकिन उसके होठों पर हमेशा एक संतुष्ट मुस्कान थी। आरव और आर्यन बहुत उत्सुक थे। वे अंदर बाहर दौड़ते रहते, चहकते हुए पूछते, पापा आप क्या कर रहे हैं जो इतनी धूल उड़ रही है? पापा एक जादू कर रहे हैं। रोहन ने रहस्यमय अंदाज में आंख मारी। प्रिया ने अपने पति को प्यार से देखा। वो उसके लिए एक गिलास ठंडा नींबू पानी लाई। थोड़ी देर आराम कर लो। धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं थका हूं। रोहन मुस्कुराया। एक ही सांस में पूरा ग्लास पी गया। अपने 2 राजकुमारों के लिए काम कर रहा हूं, कितनी भी थकान हो सब जायज है। लगभग 1 हफ्ते की मेहनत के बाद आम की लकड़ी की स्टडी टेबल और कुर्सियां तैयार हो गईं। ये किसी औद्योगिक मशीन द्वारा बनाया गया एक आदर्श उत्पाद नहीं था। पेंट शायद एक समान नहीं था, कोने शायद बिल्कुल तेज नहीं थे, लेकिन लकड़ी के हर रेशे में एक पिता का असीम प्यार चमक रहा था। रोहन ने टेबल और कुर्सियों को बच्चों के कमरे में उस स्टडी कॉर्नर में रखा जिसे उसने तैयार किया था। उसने ध्यान से चाकू से दोनों कुर्सियों की पीठ पर आरव और आर्यन नाम भी उकेरे। उस शाम वो दोनों बच्चों को कमरे में ले गया। टाडा, ये रहा पापा का जादू। आरव और आर्यन हैरानी से आंखें फाड़े रह गए। वे दौड़ कर आए, चिकनी मेज पर हाथ फेरा, सुंदर और मजबूत कुर्सी पर बैठकर देखा। वाह, कितना सुंदर है पापा, आरव ने खुशी से कहा। ये हमारा है। पापा, हाँ, अब से तुम दोनों के पास पढ़ने और चित्र बनाने के लिए अपनी जगह होगी, रोहन ने कहा। उसका दिल खुशी से भर गया। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी कुर्सी पर खुदे आर्यन नाम पर धीरे धीरे हाथ फेरता रहा। फिर वो अचानक दौड़कर आया, पापा की गर्दन से लिपट गया। उसकी गर्म सांसें रोहन के कानों में महसूस हो रही थीं। पापा, हाँ पापा, यहां है, धन्यवाद। पापा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी। मुझे अब सुपर हीरो के खिलौने नहीं चाहिए,
मुझे नए कपड़े भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मुझे बस हर दिन स्कूल से आने पर आपको घर पर देखना है, हर रात आपसे कहानी सुनना है। मुझे बस चाहिए कि आप हर दिन जल्दी घर आ जाएं। आर्यन का सरल और सच्चा बयान एक बार फिर रोहन के दिल को पिघला गया। उसने कभी सोचा था कि उसे पैसे, भौतिक चीजों से बच्चों की भरपाई करनी होगी, लेकिन अब वो समझ गया था कि उन्हें सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत थी, जिसकी चाहत थी, वो बहुत सरल थी। वो थी उपस्थिति। समय, एक पिता का प्यार। उसने अपने बेटे को गले लगाया, उसके नरम बालों पर चूमा। पापा वादा करते हैं, पापा कहीं नहीं जाएंगे। पापा का सबसे बड़ा तोहफा आरव और आर्यन है। प्रिया दरवाजे पर खड़ी ये सब शुरू से अंत तक चुपचाप देख रही थी। वो मुस्कुराई। पुराने आम के पेड़ का छोटा सा तोहफा एक बड़े प्यार का सबूत बन गया था। एक ऐसा प्यार जो इतने तूफानों के बाद जुड़ गया था, और अब वो इस छोटे आरामदायक घर में फल फूल रहा था। साल के आखिर की एक शाम, सर्द हवा चल रही थी। रोहन का पूरा परिवार आंगन में उस बांस के झूले पर इकट्ठा था जिसे उसने नया बनाया था, ठीक उसी बोगनविलिया के मंडप के नीचे जिसके पत्ते लगभग झड़ चुके थे। केवल नंगी टहनियां बची थीं। चारों लोग एक दूसरे से सटकर बैठे थे। गांव के आखिर में बांस के झुरमुट के पीछे धीरे धीरे डूबते सूरज को देख रहे थे। एक ऐसा शांत दृश्य जो दिल को छू ले। रोहन ने प्रिया को गले लगाया। प्रिया ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लिया। एक अजीब सी गर्मी फैली जिसने सर्दियों की ठंड को दूर कर दिया। माँ, सूरज सोने जा रहा है। आरव ने क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां सूरज की आखिरी किरणें नारंगी लाल रंग में चमक रही थीं। हाँ बेटा, सूरज सोने जा रहा है ताकि कल फिर से उठकर हमारे घर में धूप ला सके। प्रिया ने प्यार से अपने बेटे को जवाब दिया। शांति छा गई। किसी ने कुछ और नहीं कहा, बस उस सादी खुशी को महसूस कर रहे थे जो मौजूद थी। एक ऐसी खुशी जिसके लिए उन्हें बहुत सारे आंसू बहाने पड़े थे। अचानक आर्यन, जो हमेशा गहरा और विचारशील था, ने धीरे से फुसफुसाया। पापा, माँ, क्या हुआ बेटा? रोहन ने पूछा। अपने बेटे को देखने के लिए नीचे झुका। कल जब हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, क्या आप तब भी हमारे साथ रहेंगे? ये मासूम सवाल, लेकिन ये इंसान के सबसे गहरे डर को छू गया। समय का अलगाव, प्रकृति का नियम। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। वे बेटे के सवाल पर हंसे नहीं। इसके बजाय रोहन ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। गर्मी एक बिना शब्दों के वादे की तरह फैल गई। उसने अपने दोनों बच्चों की साफ आंखों में देखा। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी। उनके दिलों में एक अटूट विश्वास बो रही थी। समय पापा मम्मी के बालों को सफेद कर सकता है, हमारी त्वचा पर झुर्रियां ला सकता है, ये तुम्हें बच्चों से बड़े आदमियों में बदल सकता है, लेकिन एक चीज है जिसे समय कभी नहीं बदल सकता। वो है पापा मम्मी का तुम्हारे लिए प्यार। वो थोड़ी देर रुका, तीनों को देखा और फिर आगे कहा, और पापा मम्मी कहाँ जाएंगे जब घर ही वहां है जहां तुम लोग हो? उसका जवाब कोई खोखला वादा नहीं था, ये एक सच था, एक सरल सत्य। घर कोई जगह नहीं है, कोई इमारत नहीं है। घर वो जगह है जहां दिल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चाहे बाद में आरव और आर्यन कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जहां वे होंगे, जहां प्यार होगा, वही घर होगा। प्रिया ने अपना सिर रोहन के कंधे पर टिका दिया। उसका दिल शांति से भर गया। वो जानती थी कि तूफान सच में गुजर चुका है। जो बचा था वो अतीत की राख नहीं थी, बल्कि एक मजबूत नींव थी जो क्षमा, उदारता और बिना शर्त प्यार से बनी थी। आरव और आर्यन जैसे समझ गए हों। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, बस अपने माता पिता की गोद में और गहरे धंस गए। जानी पहचानी गर्मी ढूंढ रहे थे। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। रात के साफ आसमान पर पहले सितारे टिमटिमाने लगे थे। झूला अभी भी धीरे धीरे हिल रहा था। 4 लोग, एक परिवार। वे सबसे अंधेरे तूफानी दिनों से गुजर चुके थे और अब वे एक साथ सितारों से भरे आसमान के नीचे बैठे एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे थे। एक ऐसा सफ़र जिसमें अब आंसू और दुख नहीं थे, केवल प्यार, उम्मीद और हंसी थी। उनकी कहानी भी जिंदगी की तरह थी, जिसमें गलत शुरुआतें हो सकती थीं, आंसुओं से भरे अध्याय हो सकते थे। लेकिन जब तक दिल प्यार करना और माफ करना जानता है,
आखिरी पन्ना हमेशा एक सुखद अंत हो सकता है, और उस अंत के बाद एक नई शुरुआत होगी, एक नया उज्जवल और शांत भविष्य। दोस्तों, आप सब कहां-कहां से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं? आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है, तो उसे हम सब के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।